बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक और हमारे साथ आए थे बादल, और बादल बरस रहे हैं इस वक्त भी इस्लामाबाद में, तो यानी कि मौसम बहुत खुशगवार हो गया। आवाज़ आ रही है, अच्छी आवाज़ आ रही है और अंदर आप शो कर रहे हो और बाहर जो है वो आवाज़ आ रही हो बारिश की, तो क्या खूबसूरत सा मौसम होगा। तो आज प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होगा हमेशा की तरह। दूसरा जाविया भी देखिए ना, अगर आप भी बाहर हो बारिश में एंजॉय कर रही हो उस मौसम को, तो फिर अच्छा छतरी ले जाएं शायद फौरन घबरा जाती है। अभी देखिए हर बंदा डिफरेंट होता है ना, मतलब हर किसी की मर्जी होती है, कोई बाहर जाके अच्छा मौसम को एंजॉय भी करना है, बंद कमरे में करना है, भाई फायदा क्या हुआ फिर। कुछ लोगों को सिर्फ बारिश का एक वाइब होती है, वो अच्छी लग रही होती है और वो उसकी आवाज से बहुत खुश हो रहे होते हैं, देख के खुश होते हैं। और बहुत कुछ आप जैसे लोग होते हैं जो बारिश में नहाना पसंद कर रहे होते हैं। नहीं, नहाना थोड़ा ज्यादा हो गया है, पर मैं बारिश में बाहर जाना जरूर पसंद करता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास ये ऑप्शन हो कि बारिश का मौसम है और अफ्तारी का टाइम होने वाला, तो मैं जरूर कोशिश करूँगा फैमिली के साथ अफ्तार का सामान पैक किया और निकल गया टुवर्ड्स दामने को, और रास्ते में कहीं फैमिली क्या कहेगी, एग्री करेगी? हाँ। या जाना पड़ेगा मजबूरन? फैमिली एग्री हेड ऑफ द फैमिली ने ऑर्डर पे हेड तो हमारे घर की खातून है, तो ये बड़ी अच्छी बात की वैसे। हेड तो वो है। आज ठीक है, आज आप कह सकते हैं जो कहें। आज आपने अच्छी बात की है। रियलिटी एक्चुअली हेड तो वो है। That's the point. ठीक है जी, तो वो हमें जरूर कहेंगे कि ठीक है चलते हैं। और इस्लामाबाद के साथ साथ देखा जाए तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी रवां हफ्ते तेज बारिशों की जाहिर है। Isn't it the last spell? कहा तो यही जा रहा था महकमा मौसमियात की तरफ से, यही बताया जा रहा था कि अब जो आगे बारिशों का स्पेल है, यानी कि ये वाला जो स्पेल है, इसको आखिरी स्पेल आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, इसके बाद प्रॉपरली फिर समर सीजन विल बी हियर। सही बात है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गजा की, जहाँ पर इसराइल की बर्बरियत जारी है और फ़लस्तीनी इलाका है रफ़ा, यहाँ पर बेघर होने वाले जो अफराद हैं, अगर हम उनकी बात करें कि रमज़ान के महीने में जिस तरीके से उनका रमज़ान गुजर रहा है, इज्तिमाई अफ्तार का अहतमाम वहाँ पर किया गया और वो मंजर भी आपको दिखाते हैं। सैकड़ों फ़लस्तीनी शहरियों ने रज़ाकारों की जानिब से तैयार किए गए खाने से रोज़ा अफ्तार किया। ये मनाज़िर सोशल मीडिया पर वायरल हैं। फ़लस्तीन और स्पेशली गजा की बात करें, इसराइली हमलों में अब तक 32,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं। आप ये देखिए कि यूएन में जंगबंदी के करारदाद के बावजूद भी जिस तरीके से वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जुल्म और सितम जारी है। इवन अल नसर अस्पताल कुछ देर पहले मैं खबर में देख रहा था कि इसराइली टैंकों ने उसका मुहासरा कर रखा है। रोकने वाला कोई नहीं है, बात लोग कर रहे हैं, हर कोई अपने पॉइंट्स गेन जरूर कर रहा है कि हमने ये स्टेटमेंट दे दी, हमने वो स्टेटमेंट दे दी, बट प्रैक्टिकली अगर जुल्म सितम वहाँ पर हो रहा है तो प्रैक्टिकली कोई कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बट ऐसे में कौम की हिम्मत को हम सलाम देते हैं कि किस तरह से वो रोज़े रख रहे हैं, अपनी इबादत उसी तरीके से उसका इनेकाद कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। वो पॉइंट है जहाँ पर अपने खाने को नहीं है लेकिन वो दूसरों को हेल्प जरूर कर रहे होते हैं। कुछ लोग हैं जो कि इमदाद के मुंतज़िर हैं, लेकिन इमदाद लोग यही कहते हैं इमदाद पहुंचाई तो कैसे जाए। जो इमदाद पहुंचा रहे हैं वो भी किस तरीके से पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो सारी वायरल है कि किस तरह से पैराशूट के जरिए इमदाद जो है वो एड को भेजा जा रहा है समंदर किनारे, जिसमें कल भी मैं कुछ पढ़ी थी कि 6 से 7 लोग जो थे वो डूब गए थे और काफ़ी लोग जो थे वो मिसिंग हैं, वो अभी पता ही नहीं है समंदर में कि वो कहाँ पर है वो लोग, और कैसे लोग भाग रहे होते हैं और उनको पता नहीं चल रहा होता कि वो क्योंकि जहाँ पर उनके बच्चे फाके कर रहे हैं वहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि उनको किसी ना किसी तरह से इमदाद उन तक पहुँच सके। लेकिन शुएब ऐसे में अगर देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने उन्होंने इज़हार यकजहती का इजहार किया है मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ। उन्होंने रोज़ा रखा है और ये ज़ाहिर है एक मिसाल उन्होंने कायम की और कहा है कि गज़ा में लाखों फ़लस्तीनियों को मुनासिब इफ्तार मुयसर ना होने पर बेहद अफसोस है। रफ़ा क्रॉसिंग के दौरे के रोज़ पे उन्होंने ये बात की कि किसी भी तरह से उनको इमदाद नहीं पहुँच पा रही है। बिल्कुल, और ज़ाहिर है जिस तरह अंतोनियो गुतरेस ने रोज़ा रख के एक जहती का इजहार उनके साथ किया, इसको खासा सराहा भी जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, कुछ और ख़बरें हम शामिल करते हैं और दीगर ख़बरों में हम बात करते हैं खेल के मैदान की। बिल्कुल, और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच की बात कर लेते हैं। ताजिकिस्तान में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के दौरान ग्राउंड की लाइट चली गई और इसकी वजह से 6 मिनट तक खेल रोकना पड़ा। दारुल हुकूमत दुशांबे यहाँ पर सऊदी अरब और ताजिकिस्तान के दरमियान मैच के दौरान बिजली बंद होने के बाद अंधेरा हुआ और अच्छा फैंस ने बड़े अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज किया, उस सारे सिचुएशन को उन्होंने अपने फोन्स की लाइट्स ऑन कर दी और खूबसूरत मंजर जो है उन्होंने इसको क्रिएट किया 6 मिनट तक। क्योंकि ज़्यादा लाइट है तो सब ने यही कोशिश की कि अपने फ़ोन की लाइट ऑन करके इस मोमेंट को भी वो एक तरह से कैप्चर ज़रूर कर लेंगे। लाइट जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वही बात होती है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो चुकी है तो आपने उसको किस तरह से
गुजारना है, बड़ा ज़रूरी है। अच्छा वैसे मुझे लगा था सिर्फ लाइट सिर्फ पाकिस्तान में जाती है या इंडिया में जाती है, ये तो हमने आज देखा है कि तजिकिस्तान में भी लाइट जाती है। लाइट कहीं भी जा सकती है, ठीक है जी, सिर्फ पाकिस्तान की बात ना किया करें। अच्छा लाइट चली, लोड शेडिंग नहीं होती, लाइट कभी फनी खराबी होती है, कुछ भी फनी खराबी एक ही बात है, टेक्निकल एरर या फनी खराबी भी हो सकती है। अच्छा मैच कौन जीता? मैच कौन जीता? ताजिकिस्तान और सऊदी अरब का मैच था उस दरमियान के। अच्छा मैच कोई भी नहीं जीता, एक गोल से बराबर हो गया। तो लाइट चली जाना उनके अच्छा हो गया, फेवर में शायद चला गया, मे बी। अच्छा लेकिन एक और मैच उसकी बात भी कर लेते हैं। 1-2 ने पूरे 7 गोल हुए इस मैच में। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड दूसरा मैच जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई और उर्दन ने 7-0 से धूल चटाई है। आपको याद है इससे पहले इस्लामाबाद में खेला गया मैच, इसमें भी पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। अभी उर्दन में मैच हुआ उसमें भी पाकिस्तान इस मैच में हार गया है, लेकिन 7 गोलों से हारा है। गोलों ठीक होता, गोल्स 7 गोलों से 7 गोल से हारा। आम फहम तो यही है ना, लोग गोलों भी बोल रहे होते हैं इसमें से बात नहीं, लेकिन कहते हैं ना करेक्ट वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया जाए। रोड नहीं दैट्स रॉन्ग, आई मीन रोड, सड़कें बोले ना आप, मतलब अंग्रेजी उर्दू दोनों खराब। रोडों पे रश है, रोडों पे रश है ना, आगे कहते हैं रोड्स पे रश है। अच्छा जी, ब्राजील की बात करते हैं। आज एक बड़ी अनोखी खबर सामने आई कि ब्राजील में दुनिया के सबसे बड़े सांप को मार दिया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न के जंगलात में 26 फीट लंबे जो अजदहा है उसका शिकार हुआ है और इसका वजन कम से कम जो है वो 200 किलोग्राम था। चले एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। रमजान और हम मजेदार पकवान हमारा सेगमेंट जिसमें हम जाएंगे किचन में और देखेंगे कि आज किचन में क्या बन रहा है। लेकिन जो मेरी निगाह गई किचन की जानिब सबीन, तो वेजेस भी नजर आई मुझे, मुझे कनौर नूडल्स भी नजर आए और मुझे स्ट्रॉबेरी बनानास भी नजर आए। तो इसका मतलब है कि जो बन रहा है उसमें वेजेस तो ऐड हो रही है, लेकिन स्मूदी टाइप कुछ फीलिंग आ रही है ड्रिंक में मुझे। अच्छा, दो मजे की चीजें बनने जा रही है। सबा से पूछ लेते हैं, सबा आफ्ताब हमारे साथ है, उनसे पूछ लेते हैं, सबा आज क्या नया बनने जा रहा है? झटपट नॉर हमारे पास बेसिकली झटपट सोल्यूशन, मैजिक सोल्यूशन लेकर आया है अपने नूडल्स के साथ, जो कि हम प्रिपेयर करेंगे और एक इजी सी क्विक सी रेसिपी तैयार करके और आप लोगों को दिखाएंगे। उसके साथ एक ड्रिंक भी आज मैं बना रही हूँ और ड्रिंक में हमारे पास है बनाना स्ट्रॉबेरी स्मूदी या डेट स्ट्रॉबेरी स्मूदी। ओके, और स्टार्ट करते हैं इसको फिर सवा आज की डिश को। मैं सबसे पहले एक्चुअली चढ़ा दूंगी नॉर नूडल्स। नॉर के नूडल्स हम यूज़ कर रहे हैं चटपटा फ्लेवर, और एक्चुअली सिर्फ 30 रुपये में आपको नॉर इतने यमी फ्लेवर्स ऑफ़र कर रहा है और आपकी अफ्तार से सहरी के बीच में जो बेवक्त भूख लगती है उसका मैजिक सॉल्यूशन दे रहा है बेसिकली नॉर। इसका हम ये निकाल देते हैं सीजनिंग पैकेट और पानी ऐड कर देते हैं और इसको ना ब्रेक करके डाल देंगे, हाफ एंड हाफ। और हम लोग नॉर के साथ क्या बना रहे हैं? नॉर नूडल वेजी पार्सल्स बना रहे हैं और ऑयल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं डालडा। डालडा आपको पता है हमारे पास 80 सालों से ऊपर हमारी अम्मियों का एतमाद है इस पर, और इस दफ़ा डालडा बचत लेकर आया है। ईद से पहले ईद ही 250 रुपये की बचत है, तो आप लोग जाएं और अवेल करें ये अच्छा मौका। तेल ऐड हो गया है, तेल के अंदर ऐड कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही आ जाएगी प्याज। चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं, प्याज ऐड कर दिया, गाजर है चॉप्ड, हरी मिर्चें हैं और फिर है इसमें शिमला। आखिर में हम डालेंगे इसमें कद्दूकश हुआ हुआ आलू। अब कद्दूकश करने की एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि ये जल्दी से गल जाएगा, तो अगर आप कद्दूकश यूज़ करेंगे तो वो जल्दी से गल जाएगा, तो आपकी बेसिकली झटपट रेसिपी में आसानी हो जाएगी। सही। और ये हो गया है, थोड़ा सा ये तेल के अंदर फ्राई करके फिर इसके अंदर हम सीजनिंग्स ऐड कर देंगे। मीनवाइल हम चलते हैं और हैंड वॉश करके आते हैं। अच्छा जी, लाइफ बॉय से हम हैंड वॉश कर रहे हैं। लाइफ बॉय हमको देता है 100% जर्म प्रोटेक्शन और 10 सेकंड्स में। ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बच्चे जब बाहर से खेल के आते हैं या वैसे भी स्कूल से या जब भी उनको हाथ वॉश कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी है कि वो हाथ धो के किसी भी खाने की चीज़ को हाथ लगाएं, और ख़ास तौर पे अब जबकि रमज़ान है
और रमज़ान में आपको पता है कि बच्चों की रोज़ा खुशाई होती है। इस रमज़ान भी काफ़ी बच्चों की हो रही होगी, तो अगर उनके हाथ साफ़ रहेंगे और वो जर्म से दूर रहेंगे और वो इंशाल्लाह बीमार नहीं होंगे, तो वो अपनी रोज़ा खुशाई को अच्छी तरह सेलिब्रेट और एंजॉय कर सकेंगे। सबा, ये बहुत अच्छी बात आपने की है और ज़ाहिर है हम बच्चों को ये कहना भी चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कि बार बार हाथ धोने आपने, इससे बहुत आसानी भी रहती है, हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जब कांटेक्ट होता है आपका फेस के साथ तो फिर जर्म्स का कांटेक्ट, स्पेशली अगर आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप साथ साथ भी हैंड वॉश कर रहे हो, क्योंकि आप खाना बना रहे होते हैं, नेवर नो कि किचन काउंटर पे आपका हाथ लग रहा है, तो वो साथ से कुछ लोगों को मसाइल भी होते हैं ना ऐसे, फौरन OCD भी होता है। अच्छा जी सबा, अब ये सारी चीज़ें चले ऐड हो गई, अब मज़ीद क्या ऐड करेंगे हम? मूविंग ऑन, हमारे यहाँ पे वेजीज सॉटे हो गई हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारी स्पाइसेस। काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, हरा धनिया है इसमें 1 टीस्पून, नमक है, नमक भी 1 टीस्पून है, हल्दी है आधा टीस्पून, लाल मिर्च है 1 टीस्पून, हल्का सा गरम मसाला है, और इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर देंगे, नौर का चिकन क्यूब। इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा आपकी जो भी डिश बना रहे हैं इसके अंदर। जैसे हम लोग ये वेजी पार्सल्स बना रहे हैं, इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी घर में आप डिश बना रहे हैं जिसके अंदर एक फ्लेवर पंच आपने ऐड करना है, उसके अंदर आप ये यूज़ कर सकते हैं। इनको अच्छा सा मिक्स करके तमाम मसालों के साथ, बेहतरीन, ज़बरदस्त। नॉन नूडल्स अगर हो गए हैं, थोड़ा सा मैं और पानी इसमें से ले लूँगी यहाँ पे, क्योंकि लगे ना। अच्छा, ये मेरे ख्याल से हो गए हैं, इसको ड्रेन कर देते हैं और ये इस मसाले में ऐड हो जाएंगे। अब ज़्यादा कुछ पकाने का बचा है नहीं, सारी सब्जियां हो गई हैं, इसको सिर्फ मिक्स कर देंगे और फिर पार्सल्स बनाएंगे। इसके अंदर एक लास्ट चीज़ हमने ऐड करनी है और वो है नौर का फ्लेवर पैकेट, सीजनिंग पैकेट जो था हमारे पास। क्या बात है जी, और ये देखें तकरीबन बन चुका है। कलर भी कितना मजे का है। यस, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सबा? फिर रोल की पट्टियाँ ली हैं मैंने और उनको 3 स्ट्रिप्स में कट कर दिया है। नहीं तो आप समोसा पट्टी लें, वो पहले से ही कटी हुई होगी शेप में, तो ये नहीं करना पड़ेगा। आपने लेनी है एक पट्टी यूँ और एक पट्टी क्रॉस में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और इसके बीच में आपने रखना है ये मिक्सचर। ओवर फिल नहीं कीजिएगा, लेकिन अच्छी तरह फिल कीजिएगा, खाली खाली भी ना हो और बहुत ज़्यादा भरा हुआ भी ना हो। और फिर आपने मैदा लेना है और पानी लेना है। अगर फ़र्ज़ करें 1 टेबलस्पून मैदा लिया है तो उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून पानी डालना है, और इस तरह से आपने ये ग्लू सा बना के चारों एंड्स पे लगा लीजिएगा। ये लेट्स ब्रिंग इट इन एंड स्टिक इट हियर। और ये देखें, ये बनाना कितना मुश्किल है, इसको शेप में लेकर आना, इट्स ट्रिकी एज वेल। चलें, सवाई तो बिल्कुल ये नहीं खूबसूरत से तैयार हो चुके हैं। आप बता रहे हैं फ्राई करना है, तो ऑयल कितना यूज़ कर रही हैं? शैलो फ्राइंग है, डीप फ्राइंग है? थोड़ा फ्राइंग से मुतालिक भी बता दें। फ्राइंग के लिए हम यूज़ करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल वंस अगेन, और अच्छी सी हीट पे इसको रख देते हैं, और फिर बस ये थोड़ा शैलो फ्राई करते हैं इसको, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करते। ओके, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना जी, शैलो फ्राइंग। जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है, मैं अपने ब्लेंडर में अपनी स्मूदी ड्रिंक्स की वो डाल देती हूँ, सारे इंग्रेडिएंट्स अपने इसमें डेट स्ट्रॉबेरी स्मूदी की सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इधर ऐड कर देती हूँ। हम लोग क्या डाल रहे हैं? स्ट्रॉबेरी प्यूरे या सॉस या जैम जेली जो भी अवेलेबल है वो यूज़ कीजिएगा। डेट्स यूज़ कर रहे हैं 6 से 8 पीसेस,
पिटेड यानी बीज निकले हुए। दही डलेगा इसमें 1 कप और मिल्क ऐड होगा इसमें तकरीबन 2 कप। ये भी वैसे बहुत यम्मी लग रही है ना, लास्ट टाइम की तरह। हाँ, अभी तक हमने ट्राई नहीं किया। और इसमें आखिरी डलेगी बर्फ में डालती हूँ उधर से। सही हो गया। चलें जी, अब तो जाहिर है मतलब कराची के मौसम में तो ये और ज़बरदस्त लग रहा है। तेल भी गर्म हो गया, उसके अंदर पार्सल्स भी ऐड कर देते हैं। चलें जी, और फिर इसको घुमाते हैं। वाह, चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक एक वक्त में 2 आएंगे, 3 ये हो गए हैं। वाह। चलें जी, ये स्टार्ट करते हैं मशीन यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3 लेट्स गो। इसमें भी हो रही है रेडी, जिसमें बनाना भी है, स्ट्रॉबेरी का मैंने काफ़ी चीज़ें प्यूरी डाल दें, जैम जेली डाल दें। डिपेंड्स कि आपको क्या पसंद है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर मूड एंड ऑल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑन योर डाइट एज वेल। और टिश्यूज़ डाल के प्लेट पे इनको उतार लेते हैं पहले थोड़ी देर यहाँ पे, और फिर इसको एक्स्ट्रा ऑयल उसमें से निकल जाए। डीप फ्राई होता है वैसे, ये भी हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं। वो उसके अंदर ही चले गए है कि नहीं? लेकिन लग कितना प्यारा रहा है। मुझे लग रहा है दिल को तसल्ली देते हैं हम। नहीं तसल्ली क्या। अच्छा वैसे ये उसमें भी तो कर सकते हैं वो क्या दूसरा एयर फ्राई भी कर, हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन पता है टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। हाँ लेकिन आहिस्ता से आदत डाले ना। कहाँ ऐसे मतलब ऐसे लोग। क्या बात है। ये देखें जी, हमारी ड्रिंक भी रेडी, हमारा पार्सल इन कनौर नूडल वेजी पार्सल भी रेडी हो गया, और ये आपको स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। आपने ज़रूर ये ट्राई करना है और ट्राई करके हमसे शेयर करना है अपना फीडबैक। अच्छा, आप अगर कोई इनोवेशन करना चाहते हैं इसमें, जैसे स्मूदी में कुछ और चीज़ डालना चाहें, डाल के बताएं कैसा टेस्ट आया। जो हमने पार्सल्स बनाए हैं उसमें अगर आप कोई और चीज़ डालना चाहिए, मे बी चिकन और समथिंग, लोग बड़े अच्छे इनोवेशंस के साथ आते हैं कि ये डालो तो ये। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक डिश होती है, उसकी डिफरेंट रेसिपीज होती हैं, तो ट्राई करें, हमें ज़रूर बताएं। अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है हमारे व्हाट्सएप पे। चलें सबा, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेगमेंट। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिए हमारे साथ। रमज़ान और हम। बिशाम में गुज़श्ता रोज़ खुदकुश हमलावर ने एक बार फिर दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की बस को निशाना बनाया, और इसमें 5 चीनी शहरियों समेत एक पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक हो गया। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद दासू डैम पर काम दोबारा रोक दिया गया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज होने वाला काबीना इजलास मुलतवी किया और सिक्योरिटी पर हंगामी इजलास तलब किया। इसमें वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान, IGs और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की और मुल्क की सलामती सूरत हाल और पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक अमूर पर गौर किया गया। ज़रा इस वक्त जो दाखिली सूरत हाल है इस पर बात करना बहुत अहम है, तो इसी वाले से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार और साबिक निगरां वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद है। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हारिस साहब, अब जाहिर है एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं कि चीनी इंजीनियर्स पर हमला किया गया है, जिससे जाहिर है चीन ने मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है। दासू डैम पर काम भी दोबारा से रोक दिया गया है। ये जो पूरा वाक़या हुआ है, इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? अब देखें, असरात तो बहुत ही गंभीर हैं और बहुत अफसोसनाक हैं। ख़ास तौर पे चाइनीज़ नेशनल जो पहले भी दासू में एक इंसिडेंट हो चुका है और अभी ये हुआ है, इससे पहले गवादर पोर्ट अथॉरिटी में हुआ है। वो मैसेज क्या देना चाहते थे? वो मैसेज देना चाहते थे कि बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और सीपेक मनसूबा जो है ये हम इसको नहीं बनने देना चाहते। नंबर 2 के यहाँ पर ये सेफ जगह नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती है। और ये इसका मतलब ये है कि ये जो मैसेज गए ये बड़े नुकसानदेह पाकिस्तान के लिए। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जब एक दफ़ा फैसला हुआ था कि नेक्टा को हम बनाएंगे, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया 20 पॉइंट के, उनको क्यों नहीं उनको बनाया गया? वाई वी हैव सब टेकन सो मच टाइम? इसको 8-9 साल के बाद हमें फिर वही करेंगे, हम उसको चलाएंगे। अगर उस वक्त होता तमाम चीज़ें 100% डिस्कस हुई थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठी थी, उन पर फैसला किया गया था कि नेशनल एक्शन प्लान में बड़ी सख्ती से अमल होगा। वाई डिडंट हैपन? आपने अगर फॉर फैक्ट नेक्टा को पैसे देने से क्यों नहीं दिए? क्योंकि यहाँ पर तमाम आपके सूबों की इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसके बाद आपके तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, आपकी मिलिट्री और सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है, यहाँ पर कोलेट होती है, इसको वेरीफाई किया जाता है, फिर बताया जाता है कि क्या एक्शन किया जाएगा और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है।
इसलिए मेरे ख्याल में आई होप कि आज ये फैसला किया गया कि इस पर अमल दरामद किया जाएगा। इसमें जुडिशल रिफॉर्म में थी, पुलिस रिफॉर्म में थी, मदरसा रिफॉर्म में थी, इसमें बहुत चीज़ें काउंट की गई थी। आई थिंक वी हैव टू गो फॉर इट। और इसके साथ ये चीज़ें अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आई एम श्योर कि इसके लिए ये जब आज फैसला अगर कर लिया तो इस पर सख्ती से अमल भी होगा और ये जो हमें एम्बेरसमेंट हुई है ये ख़त्म होगी और इसकी सिक्योरिटी स्पेशल अरेंजमेंट और होना चाहिए, अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि ये दोबारा हारिस साहब, क्योंकि बार बार हम यही देख रहे होते हैं कि जो मुल्क के दुश्मन है वो सी पैक और पाक चीन ताल्लुकात को मुसलसल निशाना बनाता है। बिल्कुल, और ये इसके साथ अफगानिस्तान के साथ हमें बड़ी, क्योंकि ये सब कुछ वहाँ से जनरेट हो रहा है और फिर इलीगल इमिग्रेंट जो हमारे अफगान यहाँ पर नेशनल है, दे हैव टू गो बैक। उन्होंने किसी ने किसी तरीके से वो ACC कार्ड रखा हुआ है या PR कार्ड रखा हुआ है, दे 1.2 मिलियन है, दे आर अफगान नेशनल, दे हैव टू गो बैक टू द कंट्री नाउ। ये आज की कोर्ट ये भी डिसीजन होना चाहिए कि जी ऑल गैर मुल्की तारकीन वतन जिस मुल्क से भी हैं, दे हैव टू गो बैक। दुनिया में कहीं नहीं होता कि जब तारकीन वतन होते हैं वो उनके लिए एक अलग एरिया वाक़ किया जाता है, उसमें रहते हैं। यहाँ पूरे पाकिस्तान में ये फैले हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हैजर्ड या ब्रीडिंग प्लेस भी है। सो उनको भी वापस के लिए अफगान तालिबान से बात की जाए, सख्ती से बात की जाए कि जी एनफ इज़ एनफ। अब अगर आपके हमें ऐसी कंप्लेंट आती है कि आपकी क्रॉसिंग होती है, वी विल गोइंग टू गो फॉर सर्जिकल स्ट्राइक। हम कोलेटरल डैमेज नहीं करेंगे, वी अंडरस्टैंड, वी हैव रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी अफगानिस्तान, बट देन हमें अपने मुल्क की सलामती सबसे इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों में वेरी वेरी केयरफुल। हारिस साहब, इलीगल इमिग्रेंट्स, ज़ाहिर है उस वक्त आप भी वज़ीर दाखिला सिंध थे और जिस तरह आपने भी एक्टिवली उस पर काम किया, क्योंकि ज़ाहिर हम देख रहे थे कि सिंध में भी स्पेशली कराची में ज़्यादा थे और फिर जिस तरह से उनको वापस भेजा गया, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि मज़ीद भी जो हैं उनको भी वापस भेजा जाएगा। आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, चूँकि आपने खुद कहा कि अफगानिस्तान में एलिमेंट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब हम टाइमिंग की बात करते हैं, इस वक्त इस तरह से हमला होना, क्योंकि हम कुछ महीनों से देख रहे हैं कि हमले तवातुर से हो रहे हैं, गवादर हो, तुरबत हो और अभी जिस तरह बेशाम, तो आप इसे कनेक्ट उसी डॉट से कर रहे हैं अफगानिस्तान वाले फैक्टर से? डेफिनेटली दे आर ऑल कनेक्टेड एंड ये सर्च ज़्यादा शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि अभी 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। अब अमेरिकन जाते हैं, वेपन एमुनिशन सब कुछ अफगानिस्तान में जान के छोड़ के गए कि वो इनके हाथ लगे। अभी अलकायदा भी हमें दोबारा री इमर्ज हो रही है, उसके बाद दाइश खोरासान ग्रुप भी हो रहा है, इस्लामिक तुर्किस्तान मूवमेंट भी स्टार्ट हो रही है, BLA, BLF, BNA, फिर TTP, ये बड़ा सारों को सारा अफगान देखें तो वो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपने देखा वीडियो जिसमें अफगान नेशनल कह रहे हैं पाकिस्तान से हमने बदला लेना है, 3-6 रॉकेट के लोग तैयार किए हैं। उसके बाद उन्होंने सर वो ये कहते हैं अरे साहब, लेकिन कितने लोगों ने तैयार कर बाढ़ लगाई गई, इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि बाढ़ लगाने के बाद तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर हो या चाहे ईरान का बॉर्डर भी हो, जिस तरह से फेंसिंग हमने की है, ज़ाहिर है पहले तो बहुत ही पोरस बॉर्डर था। अभी भी आपको लगता है कि नहीं स्टिल कुछ ऐसे मामला हैं जिनको और बेहतर करना पड़ेगा, ताकि जिस तरह आपने कहा कि अफगानिस्तान का एलिमेंट है, फिर वहाँ पे जो अमरीकी असला जिस तरीके से उनके हाथ लगा वो इस्तेमाल पाकिस्तान में करते हैं, तो वाकई क्रॉसिंग ना हो, असलहा यहाँ पे ना आए, या ऑलरेडी जो उनके जो ग्रुप्स एक्टिव हैं यहाँ पर, जो उनके फैसिलिटेटर्स हैं, उनकी वजह से ये हो पा रहा है? नहीं, यहाँ तो बिल्कुल हो रहा है ब्रीडिंग, लेकिन दे आर स्टिल कमिंग फ्रॉम दैट, इट इज टोटल पोरस बॉर्डर। चाहे आपने इतनी फेंसिंग की है, कई जगह भी ऐसी है जहाँ पे फेंसिंग नहीं हो सकती है, फिर उसके बाद वहाँ से क्रॉस बॉर्डर से वो फायरिंग करके हमारी पोस्टों में नुकसान पहुँचाते हैं, वो भी होता रहा है। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट अफगान गवर्नमेंट, देखिए हम क्या चाहते हैं। हम अफगान गवर्नमेंट को ये कहते हैं, सिर्फ आपने जो दोहा एग्रीमेंट किया था कि आपकी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे अपने हमसाया मुल्क के खिलाफ, दैट दे हैव टू डू। हम इनके लिए क्या करते हैं, हम इनको चूरिया भी देते हैं, खाद भी देते हैं, चीनी भी देते हैं, गंदम भी देते हैं, अफगान ट्रांसलेट भी करते हैं, इनका बिजनेस फ्रूट सारा इधर आता है। अगर हम इन पे ये चीज़ें का ट्रेड बंद कर देंगे ना, इनको समझ आ जाएगी। ये अफगान जो है ना, ये तालिबान, दे आर थैंकलेस व्हाट ऑल वी हैव डन, ये कि नेवर रिपेयर्स। आज हम इनका ये कारोबार बंद करें, इनको जो फायदा ये बहुत अहम बात आप करें हारिस साहब, तो फिर ये तो एक ऐसा स्टेप है जो कि गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए, ट्रेड बंद कर देनी चाहिए। जैसे हम पाकिस्तान इंडिया के मामले पर देखते आए हैं, ट्रेड बंद रखी रही, वो अलग बात है कि फिर से बात हो रही है कि जो ट्रेड है वो खोलनी चाहिए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड बंद होने से आपको भी लगता है वो सप्लाई बंद होने से चीज़ें बहुत बेहतर आएंगी, एक लेसन दिया जाएगा, जे भी लिया जाएगा। और सेकंड, अगर इनके हम इलीगल इमिग्रेंट भेजते हैं 1.2 मिलियन जो हम ये मेहमानदारी कर रहे हैं, जब वो उसका इकोनॉमिक बर्डन इन पर आएगा, देन दे विल रियलाइज व्हाट दे हैव टू डू। आप कम से कम देखें, हमने बहुत लिहाज कर लिया, इट इज़ एनफ व्हाट हैज क्रॉस्ड ओवर आवर हेड्स।
आई थिंक आज हम फैसले में उनके भी डिटेल पता चलेगी, और ये अब इनको हमें अमल करने की ज़रूरत है, और फिर लिटरली वी हैव टू गो फॉर सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है, कोलेटरल डैमेज नहीं करें, बट सर्टन एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड वी ऑल हैव टू बी। और सेकंड, पूरी कौम को एज अ नेशन यू हैव टू फाइट दिस टेररिज्म। इट्स नॉट मिलिट्री, इट्स नॉट आर्मी, इट्स नॉट सिक्योरिटी फोर्सेज, एवरीबॉडी हैव टू स्टैंड बिहाइंड द आर्म फोर्सेज टू ओवरकम दिस इशू। लेकिन ऐसे में जाहिर है तमाम लोग तो मेरे ख्याल है जब भी दहशतगर्दी की बात होती है पाकिस्तानी को हमेशा हमने एक यूनिटी देखी है कि किस तरीके से वो फाइट करने के लिए तैयार भी होते हैं। पास्ट में भी हमने देखा और अभी भी मेरा ख्याल है आगे भी अगर कोई चीज़ ऐसे आएगी तो वो पाकिस्तानी कौम हमेशा खड़ी रहेगी। लेकिन हुकूमत को कुछ इक़दामात लेने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। जिस तरह आज भी इजलास तो हुआ है लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है क्या मामलात सामने आते हैं बाद में समझ आएगी। लेकिन फौरी तौर पर इक़दामात लेना इस वक्त ये कितना अहम है? बहुत अहम है, और फैसले लेने हैं। नेक्टा को फॉलो करें, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करें, अफगान गवर्नमेंट से दो टोक बात करें, अमेरिकन से बात करें, अपने रीजन में रशिया चाइना दो न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों वीटो पावर हैं, उनसे बात करें। चाइना को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, चाइना से बात करें। चाइना इनसे सफारत कर भी करता है, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल भी उनको देते हैं, उनसे वहाँ माइंड मिलने कर रहे हैं, और साथ हम यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो तो चाइना हैव टू टेक लॉट ऑफ स्टेप्स। उनसे बात करें अफगान गवर्नमेंट से, दीज ऑल इश्यूज हैव बी सॉर्टेड इमीडिएटली। ठीक है, ये सारे इकदामात लेने ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है और फौरी तौर पर। हारिस साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। आपकी मुलाकात हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी तलबा से करवाने जा रहे हैं जो अपनी फिल्म मेकिंग की सलाहियतों से अपने इलाके की सकाफत, ख़वातीन के मसाइल और माहौलियाती तब्दीली जैसे इशूज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उजागर कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में हम नेटवर्क और जैज़ के इश्तराक से मुनक्किद होने वाले सिटीज़न जर्नलिज्म मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि उनकी एक जो डॉक्यूमेंट्री है उसने 5 कौमी और जो है 2 बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स भी जीते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ख़वातीन की कहानियाँ दुनिया के सामने लाने के लिए शी लीड्स के नाम से एक इदारा भी कायम किया है। इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, शी लीड्स। और जिन इंटरनेशनल अवार्ड्स की अब सबीना बात कर रही थी उसमें एक गंधार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड है और एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अनदर था जहाँ पर भी इनको इनकी फिल्म वहाँ पर लगाई गई, इनकी डॉक्यूमेंट्री वहाँ पर लगाई जहाँ पर कहते हैं। और ऐसे आप जहाँ पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रुझान नहीं होता वहाँ से जब आप उभर के ऐसा टैलेंट आता है तो बड़ी खुशी भी हो रही होती है। और सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करो, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से काम करना, उन इश्यूज़ को हाईलाइट करना, ये बखूबी निभा रही है। सपना नाम है जी इनका, सपना ज़मीर हमारे साथ आज मौजूद हैं हुंजा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, जैसे ही आपका फ्रेम आया है, जो बैकग्राउंड है बहुत खूबसूरत है, तो बाहर की आमद है हुंजा में, कैसा मौसम है और कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, अभी बाहर की आमद है और हर तरफ आपको जामनी और सफ़ेद रंग के आपको फूल ही फूल नजर आएंगे। जी क्या बात है, दिल कर रहा है विजिट करने का। लेकिन चलें आपकी कारकर्दगी पे फोकस करके ज़रा हम बात करते हैं। अब जिस तरह हाल ही में हम नेटवर्क और जैज़ के जो इश्तराक से सिटीजन जर्नलिज्म में आपने पहली पोजीशन हासिल की है, थोड़ा इसके बारे में भी बताइएगा। अवार्ड हासिल करके कैसा लग रहा है? फेलोशिप मिली है आपको? जी एग्जैक्टली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा गिलगित जो है इस तरह का इलाका है जो कि ज़्यादातर इग्नोर ही होता है और पूरे पाकिस्तान से वो कट ऑफ टाइप है। और इस तरह की चीज़ें जो है गिलगित बल्तिस्तान में फिल्म मेकिंग फीमेल्स के लिए इस तरह का कोई रुझान नहीं है। लोगों को यही लगता है कि ये सिर्फ मर्दों का प्रोफेशन है और इसमें मर्द ही काम कर सकते हैं। सो सिटीजन जर्नलिस्ट जो है ऑरवल पाकिस्तान के सिटीजन जर्नलिस्ट के लिए मुनक्किद हुआ था, जिसमें मैंने जो है वो पहली पोजीशन हासिल की थी। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। रिसोर्सेज भी कम थी और फिर भी जो है मेरी वहाँ पे पोजीशन आई। और फेलोशिप उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। एग्जैक्टली वहाँ पे जो 3 टॉप विनर्स थे उनके लिए उन्होंने फेलोशिप भी अनाउंस की थी, जिसमें ये होता है कि आपको कुछ महीनों के लिए उनके साथ काम करना होता है, ऑन बोर्डिंग होती है उनके साथ। अच्छा, थोड़ा सपना मैं उस डॉक्यूमेंट्री पर आना चाहूँगा जिसने बेशुमार अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, 5 नेशनल लेवल पर, 2 इंटरनेशनल। तो ये डॉक्यूमेंट्री का मौजू क्या था, ये कैसे आपने इसका ख्याल कंसीव किया, फिर आपने बनाई, थोड़ा बताइएगा इसके बारे में। जी बिल्कुल, मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने आप लोगों ने भी मेंशन किया कि शी लीड्स के प्लेटफॉर्म पे। सो
इज लुकिंग फॉर सच फीमेल्स जो कि न सिर्फ अपने लिए रोजगार के मौके बना रही हैं, बल्कि उन्हीं की वजह से उनके माशरे के इर्द गिर्द के फीमेल्स का घर भी चल रहा है। सो मेरी मुलाकात एक ऐसी फीमेल से हुई, नवीदा जिनका नाम है, वो दनियोर से ताल्लुक रखती है। उन्होंने एग्रीकल्चर के जितने भी प्रैक्टिसेस थे उनको ट्रांसफॉर्म किया है। वो खुद जो है पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन स्टिल उसने क्या किया, बच्चों के साथ बैठ के इंटरनेट पे सर्च करके डिफरेंट ऐसी टेक्निक्स निकाली जिसकी वजह से वो कम पैसों में जो है वो ज्यादा इनकम जनरेट कर सकती है, और वो दूसरों उनके इर्द गिर्द के फीमेल्स है उनके लिए भी एज अ सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने क्रिएट किया है। अच्छा, यानी उस डॉक्यूमेंट्री में बहुत सी कहानियां हैं उन खवातीन की जिन्होंने अपना रास्ता भी चुना और बहुत से लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट की। जी, तो ये कहानियां कैसे तलाश की? मैं बेसिकली अपने जो मेरा फील्ड है उसमें मैं इस तरह की स्टोरीज तलाश करती ही रहती हूँ। सो मेरे कोई रिलेटिव थे, उन्होंने इनकी सक्सेस स्टोरी बताई थी, तो मैंने ज़्यादा देर नहीं की, जाके उनसे मिली और लिटरली उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, उनके वो इनोवेटिव चीज़ें मैंने देखी, तो मैंने कहा कि इस पे तो ज़रूर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। अच्छा सपना, कितना मुश्किल होता है इन कहानियों को तलाश करना, और स्पेशली शायद इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होंगे तो ढूंढना तो शायद इतना मुश्किल ना ही होता हो, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट करना, लोगों को राज़ी करना कि नहीं आपकी कहानी हम दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, ये आज भी कितना मुश्किल है? जी एग्जैक्टली जो मीडिया का जो इन्वेंट हुआ है इसने इस चीज़ को काफ़ी मुश्किल बनाया, क्योंकि एक आम चीज फेसबुक पे लगाना, उस पर नेगेटिव कमेंट्स आना, तो लोग इस चीज से पीछे हटते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक ऐसा आपके पास टूल है जिसके जरिए आप दुनिया को सच्चाई दिखा रहे होते हो, उसमें कोई बायसनेस नहीं होती, और आप उसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए जो इन अ ट्रू सेंस जो आपके ऑडियंस है, जो आपकी फिल्म के बारे में केयर करते हैं, डायरेक्ट आप उन ऑडियंस तक पहुंच जाते हो। सो इस चीज को उनको समझाना, उनको मोटिवेट करना इज काइंड ऑफ चैलेंजिंग टास्क, लेकिन फिर आखिरकार कर ही लेते हैं बस। तो आपने बाकायदा सीखा कैसे फिल्म मेकिंग करनी है? ज़रा डॉक्यूमेंट्री बनाना है इतना आसान तो नहीं है, प्रॉपर से शूट करना, फिर उसका पोस्ट प्रोडक्शन, एवरीथिंग, ऑब्वियसली टीम रिक्वायर्ड है। सो सेकंड ईयर से ही मेरे एफएससी से मेरा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन फिर इसी शौक को फॉलो करते हुए मैंने अपने ही रीजन में लाइक गिलगित बल्तिस्तान में रिसोर्सेज के लिए लोग जो है एनसीए की तरफ रुख करते हैं या पाकिस्तान के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ रुख करते हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम यहीं पे रह के पढ़ें और फिर यहीं के स्टोरीज को कवर करें। लास्ट टाइम बीबीसी ने हुंजा की एक स्टोरी को कवर की थी जिसमें एक फीमेल इतने हाइट पे जाके जो है उस चीज़ को वो उन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट किया था। तो मैंने सोचा कि जब बाहर के लोग आके ये सब कर सकते हैं तो क्यों ना हम खुद अपनी स्टोरी कवर करें, और शायद हमसे बेहतर कौन ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि हम ये काम करें। और ज़ाहिर आप चूंकि वहाँ से हैं और आपके लिए ज़्यादा, यानी हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है, आपके लिए भी मुश्किल तो सही, लेकिन एज कम्पेयर टू अस थोड़ा सा ईजी है, एक्सेसिबल होता है। देन ज़रा वहाँ की कल्चर, वैल्यूज़, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस उसका आप बेहतर तौर पे समझती हैं, कम्युनिकेट करना भी आसान है, मनाना भी आसान है, उन कहानियों को सामने लेकर आना। अच्छा, ये तो बहुत सी कहानियाँ इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा। दो बातें जानना चाहूँगा, एक डॉक्यूमेंट्री का टाइटल क्या है और कोई अगर देखना चाहे तो कैसे देख सकता है, किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है? एंड सेकेंडली, जितनी स्टोरीज आपने बताई, कोई एक स्टोरीज आप शेयर करना चाहें कि एक खातून की कहानी, यूँ तो सब खवातीन की कहानी ने बहुत इंस्पायर किया, लेकिन एक कहानी जो आप शेयर करना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। मेरे जो डॉक्यूमेंट्री का टाइटल था वो था अग्नि कोहान, जिसका मीनिंग है अ वुमन ऑफ करेज। ओके, और अवेलेबल ऑन यूट्यूब, राइट? अगर कोई बंदा उसको देखना चाहे तो फिर वी कैन प्रोवाइड द लिंक, लेकिन हमने फिलहाल उनको पब्लिक नहीं किया क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री का मेन मकसद होता है उस चीज को जो है वो खो देता है अगर हर किसी के लिए अवेलेबल हो। सो जो इन अ ट्रू सेंस ख्याल करते हैं, केयर करते हैं, हम उन्हीं को पहुंचाते हैं थ्रू फिल्म फेस्टिवल। अच्छा सपना, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर फिल्म फेस्टिवल के लिए है तो आप उसको कॉन्फिडेंशियली रखना चाह रही हैं स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स के लिए, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट ऐसी कौन सी कहानी है, ज़ाहिर है इशूज़ तो बहुत सारे हैं जिनको आपने हाईलाइट किया होगा, सबसे ज़्यादा किस इशू को इम्पोर्टेंस दी गई, जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया इंटरनेशनल लेवल पे? बेसिकली जो है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत काम हो रहा है। सो पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतना कोई वो नहीं कर रहा, क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट नहीं कर रहा गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन सबसे ज्यादा हीट जो होता है वो गिलगित ही होता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स हैं और सब माउंटेनियस रीजन
हैं। तो क्या होता है, ग्लेशियर आउटब्रस्ट होती है, स्नो मेल्ट होता है और फिर इस तरह के डिफरेंट डिजास्टर्स आते हैं। सो आई थॉट कि यहाँ के लोग उस चीज़ को कैसे इंकाउंटर कर रहे हैं, कैसे रेजिलियंस शो कर रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज को मैंने कवर किया था लास्ट टाइम। जितने भी अताबाद जो है एक बड़े पैमाने पे एक डिजास्टर हुआ था, उन लोगों को, उन मुतासरीन की मैंने मेंटल हेल्थ और क्लाइमेट चेंज को रिलेट करके एक फिल्म बनाई थी, जिसको जो है इंटरनेशनल फेस्टिवल्स ने बहुत ज्यादा सराहा था। अच्छा, अताबाद झील, मेरा ख्याल है बहुत से लोग तो आपने इसको सुना ही सिर्फ एक होगा खूबसूरत झील के तौर पर जानते हैं, और कुछ शायद जानते हैं जो एक ज़ाहिर है ज़ल्ज़ले के नतीजे में जिस तरह से वो झील बनी थी। लेकिन जो बात आप कर रही हैं, ज़ाहिर है बहुत से लोग नहीं जानते कि बहुत से लोगों के दिलो दिमाग पर उसका क्या असर हुआ, उस वाक़े का, उस वक्त का, और आपने वो इस फिल्म के थ्रू, इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू सामने आप लेकर भी आई हैं। शूट किन इलाकों में आपने? इससे पहले क्योंकि कभी भी उनके मेंटल हेल्थ पे कोई काम नहीं हुआ था, और लोग हमारे लिए भी बिल्कुल एक नई बात है जो हम सुन रहे हैं आज। जी 10 साल गुजरे और स्टिल वो लोग मेंटली डिस्टर्ब थे। जब उनके घरों में जाते हैं तो आप कि हर घर में कोई ना कोई जो है मेंटली डिस्टर्ब था, लेकिन स्टिल उनको पता नहीं था कि मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ होती है। तो हमने उनके लिए जो है इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू उनके लिए डिफरेंट जो है वाटर प्लांट्स इंस्टॉल किए, और इस तरह से काफ़ी चीज़ों में हमने हेल्प की। अच्छा, वैसे सपना कितना इम्पैक्ट होता है? ज़ाहिर है ये एक चीज़ थी जिसमें आपने बताया कि इसका एक इम्पैक्ट नज़र भी आया है। वैसे फिल्म मेकिंग की अगर बात की जाए, उसके थ्रू आप कोई भी किसी भी इलाके में अपना मसला, कोई भी इशू अगर हाईलाइट करता है, उसका इम्पैक्ट एक्चुअली क्या आता है उस सोसाइटी पे? सबसे पहले तो ये होता है कि उस पहले डॉक्यूमेंट करने से पहले हम जब तक हम अपनी फिल्म के जरिए किसी चीज़ को नहीं दिखाते हैं, हमें हर चीज़ नॉर्मल नज़र आता है। ये एक चीज़ हो रही है तो हो रही है, लेकिन हम जो है उनकी जो उनकी रेजिलियंस है उनको दिखाते लोगों को। उसके बाद जो जितनी भी हुकूमत होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको मोबिलाइज करते हैं, और इंटरनेशनल अगर हम प्लेटफॉर्म से बेचते हैं तो वहाँ से उनके लिए फंडिंग्स आती हैं, उनके लिए डिफरेंट किस्म के हेल्प उनके लिए होती है, और कल्चर ब्रिजेस बनते हैं, कम्युनिटी के दरमियान राब्ते बनते हैं थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज। ठीक है सपना, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थी ना सिर्फ अपना इदारा शीली जिससे मुतालिक बात कर रही थी, बल्कि जो आपने एफर्ट्स किए हैं वहाँ की कम्युनिटी के लिए, बिलखुसूस अताबाद झील कि उससे पहले जिस तरह से लोग वहाँ पर रहते थे और आज भी जिस तरीके से वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, उनके लिए भी आपने काम किया, आवाज़ उठाई है। प्लस बहुत से ऐसे ख़वातीन जिन्होंने अपनी कम्युनिटी में अपने आसपास एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है, उनकी कहानियाँ आपने सामने लाने की कोशिश की है, और मोर पावर टू यू। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, इस ट्रांसमिशन में वापस आते हैं, साथ रहिए। आज ट्रांसमिशन से पहले मेरे और सबीन के एक टॉपिक पर हो गई थी बहस और वो बहस इस तरह उसका आगाज़ हुआ कि हम बात करते ड्राइविंग सीखने की। तो मैंने कहा आज बेसिकली बड़ा अच्छा टॉपिक है, एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे सिमुलेटर के जरिए ख़वातीन को ड्राइविंग सिखाई जाएगी। तो उसने कहा सिर्फ ख़वातीन को क्यों, मर्दों को क्यों नहीं? मैंने कहा ख़वातीन के लिए ज़्यादा सहूलत ज़्यादा आसानी, इसने कहा मर्दों के लिए क्यों नहीं। मैंने कहा बात तो ठीक है सबीन की, मतलब इसने मेरे मर्दों के हुकूक को भी उजागर किया, आप इसको भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करें कि अगर तो वो आसानी के लिए है तो वो मर्दों के लिए क्यों नहीं, और सिर्फ अगर ख़वातीन के लिए है, ख़वातीन के लिए क्यों है? आई थिंक मर्दों को जनरली आती होती है ड्राइविंग। ये वाला एक जो माइंडसेट है ना, इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस सेंटर के बारे में अगर बता दें, ज़ाहिर है एक्सीडेंट का खतरा नहीं होगा क्योंकि अक्सर जब आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे होते हैं तो गाड़ी ख़राब होने का या एक्सीडेंट के बहुत सारे खतरा लोगों को होता है। लोग मुझे एक बात ऐड करने दें यार, मैं अपनी वाइफ को गाड़ी सिखा रहा था, ठीक है, एक स्ट्रीट में लेफ्ट टर्न का मैंने उसे कहना था, मैंने कहा राइट से मोड़ना, थोड़ा सा गाड़ी राइट रखो फिर मोड़ना। हाँ। उसने कहा नहीं मुझे पता है। मैंने कहा राइट से मोड़ना, कहते मुझे पता है। मैंने कहा मोड़ो, उसने मोड़ी ठा, मैंने कहा आराम आया। आपने गलत गाइड किया होगा। मैं उस दिन से सोच रहा था कि ये गाड़ी के अलावा सिखाने का मैकेनिज्म होना चाहिए, तो देयर यू गो, सिमुलेटर के जरिए गाड़ी सिखाई जा रही है। एग्जैक्टली, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उससे आबशार ड्राइविंग स्कूल, इसमें खवातीन को जो है वो ड्राइविंग सिखाई जाएगी ताकि उनके लिए आसानी हो सके। लेकिन वो जो बहुत सारे सवालात हैं अब हम थ्रो करते हैं। बिल्कुल ऐसे। इंस्पेक्टर फहमीदा ज़ीशान हमें ज्वाइन कर रही हैं, आप हैं एजुकेशन यूनिट की सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर, चूँकि आपके अंडर है ये आबशार सेंटर। बहुत शुक्रिया फहमीदा साहब, आपने ज्वाइन किया। थोड़ा सा बताइएगा ये आइडिया कैसे आया कि अच्छा इस तरह का सेंटर होना चाहिए और फिर ख़वातीन के लिए होना चाहिए, जैसा सबीन ने कहा वाई ओनली फॉर वुमेन। थोड़ा पूरे इस आइडिया से मुतालिक एक्सप्लेन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। जी हमारे वर्दी आईजी साहब का ये विजन था कि हम विमेन टू विमेन सर्विस दें, जिसमें जो तमाम ख़वातीन हैं वो कंफर्टेबल जोन में आकर
कंफर्टेबल जोन में आते हुए फीमेल से ड्राइविंग सीखें, क्योंकि आपको पता है हेजिटेट फील करती हैं फीमेल्स जब कोई मेल इंस्ट्रक्टर आता है। तो हमारी सीटीओ साहिबा की इंस्ट्रक्शंस पे, उनकी गाइडलाइन पे हम लोगों ने सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें 2 माह हो गए हैं। हमने अपने प्रोजेक्ट में पहला जो अपना बैच है वो पास आउट कर दिया है सक्सेसफुली। अच्छा, तो फहमीदा साहिबा वैसे फर्क नहीं होता कि आप प्रैक्टिकली अगर चला रहे हो, बेशक आप गाड़ी 2-3 दफा लग जरूर जाएगी सेफ एनवायरनमेंट में, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो वहीं पे कर रहे होते हैं। कराऊ है जी, नुकसान कराऊ। लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए सीखना और वैसे सीखना तो ऑब्वियसली एक फर्क नहीं नजर आ रहा होता। नहीं, मैं बताती चलूँ आपको कि जो हम हमने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की है सिमुलेटर की, उसमें जो अभी बात कर रहे थे आप पहले के फीमेल्स जो हैं हेजिटेट होती हैं, जैसे सर ने बताया कि वो अपनी मिसेस को गाइड कर रहे थे कि राइट मोड़े, राइट, तो उन्होंने लेफ़्ट मोड़ी और गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। तो सिमुलेटर का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमने वो हेजिटेशन दूर करनी होती। स्टार्टिंग में हम सिमुलेटर पे बिठाते हैं, वो बिल्कुल ओरिजिनल गाड़ी की तरह ऑपरेट होता है, और जब उनका वो फेयर दूर होता है देन हम उन्हें प्रैक्टिकली रोड्स पे लेके जाते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकली रोड्स पर लेकर भी जा रहे हैं। फहमीदा साहिबा, जिस तरह से पहले हम देखते आए हैं जहाज कि पहले सिमुलेटर उसके बाद असल जहाज, तो अभी जो ड्राइवर है पहले सिमुलेटर और फिर असली गाड़ी। तो अच्छा, इससे आपने कहा पहला बैच पास आउट हो गया, कितनी खवातीन थी, कितने दिन का एक कोर्स है, कोई कैसे आ सकता है, वो प्रोसेस भी बताइएगा। जी ज़रूर, हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ज़रा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जस्ट आप अपने आईडी कार्ड की कॉपी लेके आएँ और आपकी एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, और साथ अपनी एक पिक्चर लेके आएंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम आपको दे देंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे, अपनी फ़ी जो सबमिट करवाएंगे। कार के लिए हमारी फ़ी है 10,000, 3 वीक्स का हमारा कोर्स है, और डे फर्स्ट पे जो हमारा लेक्चर होता है उसमें हम ना सिर्फ अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाड़ी चलाना सिखाते हैं, उनकी तमाम मैकेनिक्स और टेक्निक्स सारी चीज़ों का लेक्चर देते हैं, प्लस हमारे जो MVO के रूल्स हैं, MVR के रूल हैं और PPC के रूल जो उन्हें ओबे करना होते हैं रोड पे, कि उन्होंने किस रूल के तहत गाड़ी चलानी है, किस रूल के तहत उनका लाइसेंस बनेगा, ये तमाम जो हम इंफॉर्मेशन है ये अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे 33 स्टूडेंट पहले बैच में पास आउट हुए हैं, और 33 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम जो खवातीन हैं वो अपनी गाड़ी का टायर भी चेंज कर सकती हैं। मैं पूछने वाला था, तो गाड़ी का तेल पानी चेक करना सिखाते हैं, टायर चेंज करना सिखाते हैं, जरा मैकेनिकली चीजें सिखाते हैं, ये सभी मुझे घूर रही है, मुझे बचा लो इस लड़की से आज। जी, मैं आपको आई एम नॉट जोकिंग, ये रियलिटी बेस्ड है कि हम उनको इंजन के सारे पार्ट्स, उनके सारे मैकेनिक्स बताते हैं। गाड़ी हीटअप हो तो कैसे उसने अपनी गाड़ी को ठंडा करना है, और अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो क्या फॉल्ट आता है, ये सारे वो खुद इंडिपेंडेंटली, हम सिर्फ ड्राइवर नहीं बनाते, उन्हें मैकेनिक और टेक्निकल भी बनाते हैं। और देखिए ये चीज़ें आना बड़ी ज़रूरी है कि कोई गाड़ी ख़राब होती है तो फिर कोई अपने भाई को कॉल ना कर रहे हो, उनको खुद, बल्कि भाई उनको कॉल कर रहे हो कि आ जाओ हमारी मदद करो, हमारी गाड़ी ख़राब होगी है या हमारी गाड़ी का टायर चेंज करना है। अमूमन हम देख रहे होते हैं इन चीज़ों पर ख़वातीन को ज़्यादा नहीं दी जा रही होती इंपॉर्टेंस कि वो ये सीखें। शायद ये वजह ये होती है कि उन्हें पता है खातून की गाड़ी खराब होगी, रास्ते में पाकिस्तान है ना, 4-6 बंदे तो ऐसे पूछ लेंगे, बंदे तो पूछ तो लेंगे जी, पूछना तो होता है। जी फहमीदा साहिबा, ये कितना जरूरी है कि तमाम खवातीन के लिए ये चीज़ सही कहा सर ने, सही कहा कि 4-5 बंदे पूछ जरूर लेंगे, लेकिन आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा। वो आपके पास रुकेंगे, आपसे बात करेंगे और चले जाएंगे। आपको वो प्रॉब्लम खुद फेस करनी पड़ती। इस प्रॉब्लम को से बचने के लिए हम अपने तमाम स्टूडेंट को खुद ही टायर चेंज करना सिखा रहे हैं, ताकि ज़रूरत ही ना पड़े कि आप किसी से हेल्प लें। इंडिपेंडेंटली आप अपने घर से अपनी डेस्टिनेशन पे और डेस्टिनेशन से अपने घर तक जाएं। ग्रेट। अच्छा, इसमें सिमुलेटर पे कितने दिन और फिर एक्चुअल कितने दिन, कैसे आपने इसको डिवाइड किया है पूरे कोर्स को? सर, जो हमारा फर्स्ट वीक होता है वो हम इनका लेक्चर और इनकी जो गाड़ी के पार्ट्स का और सिमुलेटर का ये यूज़ करवाते हैं। जो सेकंड और थर्ड हमारा वीक है उसमें फिर हम इनको गाड़ी को लेके जाते हैं बाहर रोड पे। पहले स्टार्टिंग में हमने जो है इनसाइड थोड़ी सी प्रैक्टिस करवानी होती है, उसके बाद फिर हम इन्हें आउटसाइड ले जाते हैं रोड्स पे, और जो 2 वीक्स हैं वो बाहर प्रैक्टिस करते हैं सुबह लेक्चर लेने के बाद अपने अपने टाइम में स्लॉट में। मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी 8 AM to 8 PM तक टाइमिंग है। अच्छा। और हमारी 4 स्लॉट चलती हैं।
जी, जो फर्स्ट स्लॉट है हमारी 8 to 11 है, सेकंड 11 to 2 है, थर्ड 2 to 5 और फोर्थ 1 5 to 8। अच्छा, ये भी अच्छा है कि अगर आप सुबह के वक्त नहीं जा सकते तो देयर इज अनदर स्लॉट अवेलेबल जिसमें आप जाके सीख सकते हैं। ऑन अ लाइटर नोट सबा, ये फैसला इसलिए किया ना आप लोगों ने कि खवातीन ठीक चला नहीं रही थी इस वजह से कि फहमीदा जी देखिए, बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जो विलिंग होती हैं गाड़ी के लिए, और बहुत सारी वर्किंग वेमेन होती हैं जिनके पास ना तो बाबा के पास टाइम होता है, ना हस्बैंड के पास टाइम होता है, और ना भाइयों के पास टाइम होता है कि वो सिखाएं। तो उनके लिए हमने ये जो टाइमिंग है वो इसलिए रखी है कि जो किसी के लिए फिजिबल टाइम है, जो कन्वीनियंट है, उस टाइम में आए, हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाएं और हमसे गाड़ी सीखें, उसके साथ साथ मैकेनिक्स भी सीखें। तो आपने खवातीन को बेसिकली इंडिपेंडेंट और एम्पावर करने की ठान रखी है, विच इज़ रियली गुड थिंग। और इससे पहले मेरे ज़ाहिर बहुत सारे सवाल थे, आज प्रोग्राम के आगाज़ में भी हम बात कर रहे थे, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको आंसर कर दिया। तो इंडिपेंडेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अपने मर्दों पर डिपेंडेंट ना हो या दूसरी खवातीन पर डिपेंडेंट ना हो, हम खुद से वो करने की सलाहियत रखें। और जी हम खुद भी ये चाहते हैं डिपेंडेंट ना हो ताकि हम अपने काम करते रहें, इंडिपेंडेंट हो ताकि अपने काम करते रहें। वही अच्छा, सो फहमीदा, अभी ये लाहौर में ही है सिर्फ? जी, हमारा पायलट प्रोजेक्ट जो है लाहौर में आबशार के नाम से चल रहा है, शादमान में, और इंशाल्लाह ताला जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं उस पे भी इसको प्लान आउट कर लिया गया और जल्द ही ये दूसरे शहरों में भी आप देखेंगे। जबरदस्त, क्योंकि बड़ी वहाँ पे भी ये सक्सेसफुल, बड़ी जरूरत है अब इसकी, जाहिर है कि बाकी शहरों में भी इसको किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और पूछ लूँ सबीन जी, फहमीदा, जब सिमुलेटर के बाद जैसे आपने खुद कहा कि पहले लेक्चर्स हैं, फिर सिमुलेटर है, उसके बाद आप एक्चुअल है, पहले थोड़ा सा अंदर किसी ग्राउंड वगैरह में भी, देन आउटसाइड। जब पहली बार खातून उस लेक्चर के बाद सिमुलेटर के बाद गाड़ी चलाती हैं, आपने कितना कॉन्फिडेंट देखा उनको? कि सबीन मुझे पूछने थे सिमुलेटर के बाद कितना फ़र्क पड़ा, कितनी आसानी नजर आई, आपने क्या देखा? देखिए जी, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ। मैं समझ गई हूँ आपका वो पॉइंट जो आप सिनफ़े नाजुक को लेके कह रहे हैं कि औरत जो हेजिटेट होती है और कंफ्यूज हो जाती है। सर, ऐसा नहीं है। हमारे पास जितनी स्टूडेंट्स आती हैं उनमें एक पैशन होता है, और जब इंसान के अंदर पैशन हो ना, वो शौक से उस चीज़ को सीखता है। और आप यकीन जाने कि जब हम उनको ओरिजिनल गाड़ी पे बिठाते हैं तो वो ये कहते हैं कि वाकई में हमने जो सिमुलेटर पे अपना फेयर और अपनी हेजिटेशन दूर की थी, आज हम यहाँ पर कंफर्टेबल बैठ गए हैं। बात तो सही है। मैं आपको बताया जैसे कि 30 बात मुकम्मल भी कीजिएगा। आपने जिस तरह का पूरा बैच वो पास आउट हुआ, लेकिन किसी को चोट नहीं आई, कोई लड़की बेहोश नहीं हुई कोई बेहोश नहीं हुआ। अच्छा फहमीदा, अब मैं जरा बैलेंस करता हूँ ना, बहुत से मर्द भी होते हैं नहीं चलाते जी गाड़ी, उनके डर नहीं निकलते, उनसे नहीं चलती गाड़ी, वो ड्राइविंग स्कूल भी जाते हैं पर गाड़ी नहीं चला पाते, घबराते हैं, और जब बाद में चलानी पड़ जाए तो फिर गाड़ी ठोक देते हैं। क्या उन मर्दों के लिए भी आप लोग कोई प्लान लेकर आ रहे हैं कि पहले लेक्चर फिर सिमुलेटर, ताकि जरा डर खौफ निकल जाए और उसके बाद और जरा ड्राइविंग में उनकी बेहतर हो जाए? क्योंकि जो एक्सीडेंट के केसेस होते हैं वो मर्दों के ज्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। तो एक्चुअली जो एथिक्स होती है ड्राइविंग की, वो उनको सिखाना कितनी जरूरी है। चलाते ज्यादा वो है ना, खवातीन आगे से आ जाती हैं, वो गाड़ी लग जाती है। जी फहमीदा। मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मर्दों के एक्सीडेंट एज कम्पेयर टू फीमेल ज़्यादा होते हैं, और सर ने जो बात की कि ज़्यादा मर्द चलाते हैं, ये रियलिटी है। लेकिन ओके रियलिटी है इसमें, लेकिन एक्सीडेंट के कॉजेज इस वजह से बनते हैं कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर वो फॉलो करें तो मेरा ख्याल है कि जितनी मर्जी स्ट्रेंथ हो, एक्सीडेंट की रेशो कम ही होनी चाहिए अगर उनको अच्छी ड्राइविंग आती है। ये सबके लिए जी। दूसरी सर जो आप कह रहे हैं कि मेल्स के लिए रूल्स पे पाबंदी होगी तो एक्सीडेंट्स कम होंगे। जी, अब आप क्या बताती हैं मर्दों के लिए क्या? एग्जैक्टली, फीमेल्स ना ट्रैफिक रूल्स को ज्यादा फॉलो करती है एज कम्पेयर टू मेल्स, ये भी एक रीजन है। और ये जैसे आप मेल्स का पूछ रहे हैं तो सर लिबर्टी में और मनावा लाइन में हमारा ऑलरेडी एक ड्राइविंग स्कूल चल रहा है मेल्स के लिए भी। जस्ट उसमें एक कमी है, वो सिमुलेटर की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कमी भी दूर हो जाएगी। मैंने सिमुलेटर डाले जी, सिर्फ विमेन को एम्पावर नहीं किया। मर्द कहेंगे कि ये हमारे से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। खवातीन को सिखाने के लिए सिमुलेटर और हमारे लिए सीधा पायजन राइट, पायजन लेफ्ट, पायजन गियर लाओ, पायजन सीधे जाओ। हमें भी सिमुलेटर चाहिए भाई, मर्दों को भी चाहिए, उन्होंने भी सीखना है। नहीं सर, आपके लिए भी लेक्चर है, आपके लिए भी गाड़ी है। मैंने आपसे ये कहा कि सिर्फ सिमुलेटर की कमी है, इंशाल्लाह वो भी दूर जल्दी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़ा अच्छा काम है जी आप लोग जो कर रहे हैं, खवातीन को एम्पावर करना, इंडिपेंडेंट करना, सारी
चीजें लाइटर नोट पे अपनी जगह पे, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि आप किस तरह से उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, और वहां पर जाहिर है फर्स्ट हैंड अगर आप नॉलेज ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो। बेशक ऐसे। फहमीदा बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप इंचार्ज एजुकेशन यूनिट हैं पुलिस लाहौर की, और अपने इस आबशार ड्राइविंग स्कूल से मुतालिक हमसे बात कर रही थी। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिए हमारे साथ। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची, इसकी बात करते हैं। स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है, यानी हम देख रहे हैं दिन ब दिन कि स्ट्रीट क्राइम में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकाम दावे तो बार बार करते हैं, लेकिन सूरत हाल देखें तो बेहतरी का 1% भी हमें उसमें चांस नज़र नहीं आता कि बेहतरी हुई है, यानी कोई ऐसे आसार दिखाई देते नहीं हैं। अगर हम रवां साल के पहले 3 महीनों की बात करें, 45 से ज़ायद अफराद ऐसे जो डकैती के वारदातों के दौरान मारे गए हैं। जबकि अगवा के मुकदमात की बात करें, वाक़यात का जिक्र करें, मुसलसल ऐसे वाक़यात जो रिपोर्ट हो रहे हैं। और फिर अगर हम रमज़ान की बात करें, 15-16 रोज़े जो गुजरे, इसमें कराची में कितना क्राइम हुआ, इस पर हम बात कर लेते हैं। मुनिस सिराज हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनिस भैया आपने ज्वाइन किया। मुनिस, एक तरफ 3 महीनों का क्राइम, लेकिन मैं चाहता कि हम आगाज़ में ज़रा रमज़ान की मुनासबत से बात कर लें कि कराची में रमज़ान में क्राइम कितना रिपोर्ट हुआ है। बहुत शुक्रिया शुएब। देखें, कराची में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ ख़राब होती जा रही है, और हर गुजरते साल के साथ जब हम साल के आखिर में कंपैरिजन करते हैं उसका पिछले साल से, तो सूरत हाल ये नज़र आती है कि जो स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ था वो बढ़ा हुआ नज़र आता है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में। लेकिन अगर माह सयाम की स्पेसिफिकली बात की जाए तो कराची में हमने देखा है कि माजी में भी जो रमज़ान में जो है वो स्ट्रीट क्राइम की और दीगर जराइम की लहर में एक तेज़ी आती है, और जो रमज़ान का मिड होता है इसमें क्राइम जो है वो पीक पे चला जाता है, और फिर जब ईद के अय्याम करीब आने लगती है तो उसके बाद जो है वो कुछ कमी वाक़ई होती है जो क्राइम का ग्राफ है उसमें। लेकिन जो रवा साल की सूरत हाल है वो इसलिए भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है क्योंकि माजी में हमने देखा है स्ट्रीट क्राइम ज़रूर होता था, लेकिन स्ट्रीट क्राइम में जो वायलेंस का अंसर था वो इतना ज़्यादा नहीं था। अब जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है, स्ट्रीट क्राइम में जो वायलेंस का अंसर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर इस माह रमज़ान की बात की जाए तो आज 16वां रोज़ा है और तकरीबन 8 अफराद इन 16 रोज़ के दौरान डाकुओं की फायरिंग से कराची की सड़कों पर अपनी जानों से जा चुके हैं। जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद अलग है, लेकिन ये वो लोग हैं 8 अफराद जो सिर्फ इन रमज़ान के इब्तदाई 15 रोज़ में जो डाकुओं के हाथों लुक़्मा अजल बने। तो इससे आप सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा कर सकते हैं। साल 2024 को अभी शुरू हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, 3 माह भी मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ज़राया में कन्फर्म करते हैं कि 20,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें अब तक रिपोर्ट की जा चुकी हैं। और जो सबसे ज़्यादा क्राइम कराची में हो रहा है वो गरीब की सवारी यानी कि मोटरसाइकिल जो है वो हदफ नज़र आती है जराइम पेशा अफराद का। उसमें चाहे चोर हों या असलहे के दौर पर छीनने वाले मोटरसाइकिल लिफ्टर्स हों, सभी जो है वो दंदनाते हुए शहर में नज़र आ रहे हैं। और अगर फिगर्स की बात की जाए तो कराची में जो यौमिया मोटरसाइकिलों की चोरी और छीने जाने का एवरेज है वो अब तकरीबन 140 के लगभग जा पहुंचा है, यानी कि 140 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कराची में की चोरी और छीने जाने की। मजमूई सूरत हाल स्ट्रीट क्राइम की ये है कि ये वारदातें 20,000 से तजावुज़ कर गई है, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम में जो ये मोटरसाइकिल की चोरी और छीने जाने के वाक़यात हैं इनकी तादाद 12,000 से ज़ायद है। और अगर हम एक अंदाजे के मुताबिक भी एक मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 रुपये भी तस्वुर करते हैं ना, एक अंदाजे के मुताबिक, जो कि बहुत मोहतात अंदाजा है, तो ये अमाउंट 60 करोड़ से तजावुज़ कर जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कराची वालों को कितने बड़े ये एक बड़ा नंबर है। और ऑब्वियसली मुनस ये तो रिपोर्टेड इस वक्त क्राइम है, जो रिपोर्ट हुआ है वो आप हमसे शेयर करें। इतने सारे लोग हैं डर के रिपोर्ट भी नहीं कर रहे होते और ऑब्वियसली इससे शहरी परेशान भी है, मायूसी से रिपोर्ट नहीं कर रहे होते कि क्या होगा, ये तो आए दिन की बात है, क्या हो जाएगा इससे। अच्छा, अब ऐसे में जो नए आईजी आए हैं गुलाम नबी मेमन साहब, उन्होंने क्या इकदाम लिए हैं, क्या उन्होंने कोई नए स्टेप्स लिए हैं? देखिए, बज़ाहिर तो नए आईजी ने अभी 2 दिन पहले ही चार्ज संभाला है और बज़ाहिर उनकी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। उन्होंने माजी में जिस तरह के स्टेप्स लिए थे, हमने देखा था कि जो मुदर सेहत, गुटखा, मावा और मंशियात की जो तरसील में जो अफराद मुलविस होते हैं इनके खिलाफ मौसर क्रैकडाउन के लिए पूरे सिंध में जो नौजवान अफसरान हैं ASPs
उन पर मुश्तमिल एक खुसूसी टास्क फोर्स बनाई गई थी। ये IG सिंध गुलाम नबी मेमन का ही जो है वो इनिशिएटिव था, उनकी जानिब से ये इक़दाम किया गया था और उस टास्क फोर्स को मुकम्मल इख्तियार दिया गया था कि वो सिंध के किसी भी अज़ला में जाकर आज़ादाना कार्रवाई कर सकते हैं और जो अफराद इन वारदातों में मुलविस हैं, इस मकरू फेल में मुलविस हैं, उनके खिलाफ जो है वो बगैर किसी दबाव के एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि बराह रास्त वो टास्क फोर्स काम कर रही थी IG सिंध के अंडर। एक तो पहला स्टेप तो IG सिंध ने ये लिया है कि फौरी तौर पर उस टास्क फोर्स को बहाल करने का हुक्म दिया है। दूसरा, उनकी जो तरजीहात हमें नजर आई, शोबे तफ्तीश को बेहतर करने के ऊपर उन्होंने जो है वो खासा जोर दिया है। तो IG सिंध जो है वो खासे जोशीले तो नज़र आते हैं और उनके बज़ाहिर जो उन्होंने अपनी पॉलिसी लाइन दी है, जो गाइडलाइन दी है अफसरान को, जो उन्होंने अपनी पॉलिसी वज़ा की है मातहत अफसरान पर और जिनके तहत उन्होंने बताया है कि इस पॉलिसी के तहत जो है वो सिंध में आपा, तो बज़ाहिर तो वो पॉलिसी ऐसा लगता है कि वो सूदमंद साबित होगी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी तक जितने भी अफसरान पुलिस के आए हैं और उनकी जानिब से जो भी पॉलिसी नाफिज की गई है, उस पर जो भी पॉलिसी नाफिज करके उस पर अमल दरामद किया गया है, बदकिस्मती से उसके समरात आवाम को नहीं मिले हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं कि कराची में न सिर्फ ये कि कराची वाले स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पे उनके निशाने पर हैं, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर इन वारदातों में इजाफा हो रहा है और पुलिस की जानिब से जो हिकमत अमली अपनाई जाती है उसके वो कोई सूदमंद साबित होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह है कि माजी में स्ट्रीट क्राइम में वायलेंस का अंसर नहीं था, लेकिन अब वायलेंस का अंसर भी बढ़ गया है और कराची में लोग तेज़ी से अपनी जानें भी गंवा रहे हैं। मालूमता से तो पहले महरूम होते थे। तो उम्मीद तो हम ये कर रहे हैं कि IG सिंध नए जो आए हैं उन्होंने जो अपनी पॉलिसी दी है वो यकीनन आवाम के लिए, कराची वालों के लिए जो है वो सूदमंद साबित होगी। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो किस तरह से जो है वो अपनी पॉलिसी को उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से अमल दरामद होता है। फ़िलहाल उन्होंने जो थानों में SHOs की तैनाती का सिलसिला है उस पर भी एक निज़ाम उन्होंने वज़ा किया है और कहा है कि जो अपर क्वालिफाइड जो इम्तिहान पास करके जो अफसर आएगा सिर्फ उस वही अहल होगा कि उसको थानेदार लगाया जा सके। और साथ साथ उन्होंने कहा कि स्पेशल ब्रांच के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी गई स्पेशल ब्रांच की जानिब से तो उस अफसर को फौरी तौर पर मुलाजमत से फारिग कर दिया जाएगा। तो ये चीदा पॉइंट्स हैं जो कि IG सिंध ने अपनी पहली तारुफी मीटिंग में अपने अफसरान को वाजे की, जो ज़रूरी हिदायत थी वो दी। खास तौर पर ट्रैफिक के हवाले से एक इशू हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों बहुत ज़्यादा उठा हुआ था। कराची वालों के गैर मामूली जो है वो चलान किए जा रहे थे और तकरीबन 2 से 3 महीने के अरसे में ट्रैफिक पुलिस भी जो है ऐसा लगता था कि जैसे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस का हर नुक्कड़ पे, हर सिग्नल पे ट्रैफिक एहलकार खड़े होते थे, लोगों को रोकते थे, उनके चालान करते थे और 34 करोड़ रुपए के चालान कराची वालों ने महज सिर्फ 2 से 2.5 महीने के दौरान जो है वो भुगते हैं ट्रैफिक पुलिस से। तो इस हवाले से भी उन्होंने ट्रैफिक पुलिस पर भी थोड़ी सी सख्ती की, उनको मुतनब्बे किया कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो उनका काम ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना है, ना कि एक सिर्फ चालान करना नहीं है। ये बहुत अहम बात है। मुनिस, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ज़रा कराची की क्राइम से मुताल्लिक हमारी ये बात थी। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, पेशावर की बात करते हैं। एक मुनफरिद खेल हर दफ़ा रमज़ान में वहाँ एक खेल खेला जाता है, वो होता है अंडों की लड़ाई का अनोखा खेल। और स्पेशली अफ्तार के बाद रंगीन अंडों की लड़ाई का ये अनोखा खेल है। उबले हुए रंगीन अंडों की लड़ाई कैसे होती है और ज़ाहिर कई सालों से हम ये देख रहे हैं, तो कौन कौन जीतता है वो भी कुछ रिपोर्ट का हिस्सा है। तो उस्मान सुल्तान की रिपोर्ट है, देखते हैं। रंगीन अंडे लड़ाने का रिवायती खेल रमजान में अफ्तारी के बाद पेशावर की गली मोहल्लों में छोटे बड़े इस खेल के लिए टोलियों की शक्ल में जमा हो जाते हैं। खेल के कवायद भी मुनफरिद होते हैं। उबले अंडे के नोकीले हिस्से को सरक और दूसरे हिस्से को कोनक कहा जाता है। लड़ाने से पहले दांतों से अंडे की मजबूती पर की जाती है, फिर 2 खिलाड़ी इसके सिरक एक दूसरे से टकराकर जरबे लगाते हैं। जिसका अंडा टूटा वो हारा। रिवायती खेल के दौरान सपोर्टर्स का जोश भी काबिल-ए-दीद होता है। आज तो मैं तकरीबन दोस्तों से हार चुका हूँ, तकरीबन 5 हार चुका हूँ और कभी मैं जीत लेता हूँ तो कभी हमारे दोस्त जीत लेते हैं। अंडे जो होते हैं इनकी सख्ती की चेक करने के लिए हम इसको दांतों से मारते हैं यूँ करके, और जितना अंडा दांतों से सख्त लगे तो वो अंडा पायदार होता है। अंडा जीत ले तो घर तक ले जाने का मौका ही नहीं मिलता, वो दोस्त ही रास्ते में ले लेते हैं हमसे। तजुर्बाकार खिलाड़ी उबले अंडे जीतने के बाद सब दोस्तों में तकसीम कर देते हैं। अक्सर हार जीत पर खाने पीने की शर्तें भी लगती है। अंडे लड़ाने का ये खेल अफगानिस्तान और बलूचिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के कदीम खेलों में शुमार होता है। उस्मान सुल्तान, हम न्यूज़, पेशावर।
ये अंडों की अनोखी लड़ाई जो कि हर साल रमजान में स्पेशली वहाँ रंगीन अंडे फूड कलर से उसको कलर करते हैं। अच्छा, वैसे अगर उबले अंडे ना भी हो सबीन, दूसरा भी अंडा हो, तो अगर आपने उसे इस तरह रखा हो, एक तो होता है ना अंडा से खड़ा नहीं लिटाया हुआ, और ऐसे दोनों हाथों रखी प्रेस कर नहीं टूटता। अच्छा, हाँ, मैं इसको ट्राई करना चाहूंगी अपनी अम्मी की गैर मौजूदगी में। नहीं, ट्रस्ट मी, आप इसे दोनों हाथों ऐसे रखें, लेकिन अंडा ऐसे होना चाहिए, लेटा होना चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए, और ऐसे रख के प्रेस करें, नहीं टूटेगा। ओह, चले आई गिव इट अ ट्राई। चलें ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है और ज़ाहिर है दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है, इसके लिए सीधे रास्ते और एक वाजे कर दिया गया है कि ये सीधा रास्ता है और ये गलत रास्ता है। अब ऑब्वियसली जो सीधे रास्ते पर चलेगा, अच्छे अमाल करेगा, उसे इनाम में जन्नत मिलेगी। अच्छा, वैसे में ज़ाहिर है बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के जहन में होते कि क्या जन्नत मौजूद है या जन्नत होगी तो वो कैसी होगी और किस तरह के लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जन्नत के अंदर किस तरह की नेमतें आपको मिलेंगी, दर्जे कितने होंगे, दर्जे कितने होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो कि आपके हमारे बच्चों के जहनों में होते हैं, आज उनको जानने की कोशिश करते हैं। मजहबी स्कॉलर राजिद ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है। राज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। राज साहब, जन्नत कैसे आप डिफाइन करते हैं? जन्नत को डिफ़ाइन करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ये वो चीज़ है जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना दिल ने कभी तसव्वुर भी किया। तो ये तो हमें पता है कि ये एक जज़ा की जगह है, अल्लाह ताला भरपूर इनामात और नेमतों से हमें नवाज देगा। कोई वहाँ पे गम नहीं, कोई वहाँ पे टेंशन नहीं, कोई वहाँ पे परेशानी नहीं। आपके जो मुसलमान बहन भाई हैं, जो कि आपके प्यारे भाई हैं, मुसलमान हैं, लेकिन आपके उनके साथ थोड़ी बहुत अगर नोक झोंक भी थी तो वो नोक झोंक वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला सबके दिलों को साफ़ कर देगा। वहाँ पे कोई बुरी चीज़ नहीं है, बुराई का नामो निशान नहीं है। वहाँ पे अल्लाह ताला जो इंसान की ख्वाहिशात होंगी उनको अल्लाह पूरा करेगा। हदीस में तो आता है कि इब्ने आदम को अगर आप सोने का पहाड़ दें ना, वो दूसरे की तमन्ना करेगा, लेकिन जन्नत के मामलात इसके बिल्कुल बरक्स है। अल्लाह इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा खुद कहेंगे कि हम कहेंगे कि अल्लाह बस बस। फिर अल्लाह ताला को हम कहेंगे कि अल्लाह क्या तूने हमारे चेहरों को मुनव्वर नहीं कर दिया, या अल्लाह क्या तूने हमें वो सब कुछ नहीं अता फरमा दिया जो हम चाहते थे, और या अल्लाह क्या तूने हमें वो भी अता नहीं फरमा दिया जो तू चाहता था, या अल्लाह हम तो राज़ी हो गए, तेरी हर चीज़ पर तूने हमें राज़ी कर दिया। तो अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे कि हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन अभी तक मेरा दीदार तो हुआ ही नहीं। तो फिर लोग कहेंगे हाँ या अल्लाह ये तो हम भूल ही गए। तो फिर अल्लाह ताला अपना जब दीदार करवाएंगे तो जन्नती लोगों के लिए इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी, उनके लिए मुसरत की बात इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगी कि उन्होंने अपने प्यारे रब को देख लिया। इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती का पसंद करने वाला है। और याद रखें ये अल्लाह जो अल मुसव्विर है ना, जन्नत के अंदर जो आपका घर है, जो आपका रहन सहन है, वो सारा अल्लाह ने डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे दुनिया में आप किसी आर्किटेक्ट को हायर करते हो, किसी डिज़ाइनर को बुलाते हो, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर होता है, वो आपकी चॉइस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि चलें भाई ऐसा बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कि वो घर उसने आलीशान बना दिया हो, उसमें फिर भी नुक्स रह जाते हैं। कभी पानी लीक हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी कोई चीज़ है पुरानी हो जाती है, आप कहते हो यार ये मैं सोफे से कुछ ना कुछ नहीं हूँ, ये ज़रा आउटडेटेड सा हो गया। वो जो आपका घर होगा ना, एक तो ये कि उसका पता आपको अपने यहाँ के घर से ज़्यादा अच्छी तरह पता होगा। अच्छा। आपको किसी गूगल मैप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा अपने घर पहुँचेंगे, सीधा घर पहुँचेंगे। और जब पहुँचेंगे तो जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिस तरह आप चाहते थे ना, बिल्कुल उससे भी बढ़ के अल्लाह ने आपको अता फरमाया। सो यू विल बी वेल प्लीज्ड। और फिर जो वहाँ पे नेमतें हैं, बल्कि जन्नत के एक सूक का जिक्र भी आता है, जन्नत का एक बाजार भी होगा। अब आप ये सोचें कि भाई जन्नत में बाजार की क्या ज़रूरत है, मैं तो जो मांगता हूँ मिल जाता है। लेकिन एक मसला है ना, मसला ये है कि कभी कभार आपको पता भी नहीं होता कि मांगना क्या है। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो लेट से 1850 में रहता था, अब वो जन्नत में चला गया लेट सपोज, अब उसको नहीं पता कि गैजेट मांगना है, मैंने मोबाइल फ़ोन मांगना है, मैंने डिजिटल, मुझे वीडियो गेम्स का शौक है, मैंने वीडियो गेम मांगनी है, मैंने लैम्बोर्गिनी मांगनी है। 1850 के बंदे को क्या पता लैम्बोर्गिनी क्या भला होती है। तो इसलिए ना जब आप सूक में जाएंगे ना, तो वहाँ पे फरिश्ते आपको बता रहे होंगे कि भाई ये प्रोडक्ट भी है, ये मांग ले अल्लाह से, अच्छा ये मांग के देख ले। जन्नत में तो जो आप ख्वाहिश करेंगे, बल्कि एक सहाबी थे, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, यानी कुछ हमारी मासूमाना ख्वाहिशात भी होती है ना, तो एक सहाबी थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे ना ये ऊँट पालने का बहुत शौक़ है, तो क्या जन्नत में मैं ऊँट पाल सकता हूँ? तो नबी मुस्कुरा दिए उस पर, उन्होंने कहा कि मतलब ठीक है, जन्नत में ऊँटों से बहुत बड़ी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर तुम्हारा शौक है ही तो ठीक है, पाल लेना ऊँट, उसमें क्या सी बात है। फिर एक और साहबी ने कहा उनको ना ये खेती बाड़ी का बहुत शौक था, और जो है ना ये पौधे लगाना, बिकॉज देखिए इसमें भी एक सेटिस्फैक्शन होती है ना, एक वर्क सेटिस्फैक्शन भी होती है। तो एक साहबी थे, उनको ये शौक था कि वो प्लांट्स लगाते हैं और फिर उसके खजूर के दरख्त निकलते हैं, फिर उन पर फल आते हैं, तो वो जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है कि मैंने अपने हाथों से एक चीज़ लगाई उगाई। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये मैं काम कर सकता हूँ? तो नबी ने फरमाया कि जन्नत में तो याशी याशी, लेकिन अगर तुम करना चाहो तो कर लो, इसमें कोई मसला नहीं। तो इसलिए जो भी आपकी ख्वाहिश होगी वो तो होगी, उसके अलावा भी अल्लाह आपको वो नेमतें नवाजेंगे जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा,
ये कहा जाता है कि जन्नत में आपको 70 हूरें मिलेंगी। 72 कहा जाता है, ऐसे तो 70 चले 2 कम कर दिया आपने। ज़्यादा 70 बोला जाता है, 72 होता है। तो ये जो 72 हूरें होंगी, इसकी सरदार तो बीवी होगी। तो बीवियाँ अक्सर सवाल करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, बहुत खूबसूरत और मासूमाना सवाल है। तो असल में बात ये है कि देखें तो जो दिल से बात निकलती है वो असर रखती है। तो बात ये है कि देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वला सौफ़ा यरदा, कि बहुत जल्द मैं तुझे राज़ी कर दूंगा। अब बाज़ उलमा ने इसके बारे में कहा कि देखें औरतों के बारे में जहाँ तक मामला है ना, तो कुछ मामले हया के भी होते हैं, पर्दे के भी होते हैं। और सवाल ये कि अल्लाह ताला जो कुछ बयान करना चाहते हैं, यानी आप ये समझ लें कि जो भी आप हैं, आप मर्द हैं, आप औरत हैं, आप बड़े इंसान हैं, छोटे इंसान हैं, गरीब थे, अमीर थे, जो भी थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुझे राज़ी कर दूंगा। तो टेंशन लेना छोड़ दे। अल्लाह हर बंदे को ना उसकी नीड के मुताबिक देगा। देखें, हो सकता है कि मुझे आप कहते हैं कि जी आप मुझे अगर लैम्बोर्गिनी चाहिए, मेरा जो साथ नेबर है वो कहता है यार मुझे लैम्बोर्गिनी नहीं चाहिए, मैं मोटरसाइकिल पर ही ठीक हूँ, तो बिस्मिल्लाह यार आप करें। तो अल्लाह ताला हर बंदे को उसकी जो ज़रूरत है, उसकी जो चाहत है, उसकी जो पसंद है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला उसको राज़ी कर देगा। तो इसके बारे में ना वो पेड़ गिनना छोड़ें और जब अल्लाह ताला आपको जो आमों से नवाजेगा उसको एंजॉय करें इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन वो जो एक्सप्लेन किया जाता है कि दूध की नहरें और शहद की नहरें, इस तरह के जो इस्तिलाह यूज़ होती है, ये कैसे स्टार्ट हुई? देखिए, ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में कुछ चीज़ों का तो जिक्र वहाँ पे आता है, लेकिन ये भी मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ इतना ही है कि आपको इशारतन बात समझाने की बात है। जैसे कि एक हदीस में आता है कि यानी आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो फल मिलेंगे, जो खाने की चीज़ें मिलेंगी, आप वो खाएंगे, आप कहेंगे लगता है इस जैसी कुछ चीज़ दुनिया में थी, लेकिन इसका मकाम ही कुछ और है। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर आपको मिसाल के तौर पे रसमलाई बड़ी पसंद है, अब जन्नत में आपको जो रसमलाई मिल रही है ना, वो उसका लेवल ही और होगा। यानी हर बाइट पे आपको होगे वाह वाह 14 तबक जायका मुख्तलिफ होगा। लेकिन आपने कहना यार वैसे ना बचपन में जब हम वो खाते थे ना, उसकी एक फीलिंग तो आ रही है अलबत्ता, लेकिन फिर भी मैच कहीं पे भी नहीं है, मैच तो दूर दूर तक नहीं है उसका। ठीक है, तो वो चीज़ें यानी आप कंपेयर नहीं कर सकते। बल्कि आप देखें कि जन्नत की जो नेमतें हैं ना, उनके बारे में अल्लाह ताला ने जिस तरह से उनको कुरान मजीद में बयान फरमाया है, वो सिर्फ उसकी मिसाल यूँ समझ लें कि देखें, मैं एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। एक बच्चा है जो माँ के पेट में है, अब उसके साथ कोई आपका कोई मौजज़ा होता है, आपका उसके साथ कम्युनिकेशन डेवलप हो जाता है। अब आप इस बच्चे को समझाएं जो माँ के पेट में, जिसको खुराक भी मिल रही है, जिसको रहने का सामान भी उसको मुयस्सर है, उसको अब आप समझाएं कि बेटा तुम जब बाहर आओगे ना, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर हैं, हवाई जहाज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, बर्गर भी मिल जाते हैं, पिज़्ज़ा मिल जाते हैं, और उसमें ये खाने का जो ना चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, ये वो, और मिल्क शेक्स, और ये वो बच्चे के लिए आप एलियन लैंग्वेज बोल रहे हैं। लेकिन आप कहते हो देखो देखो, हाँ, वो कहता है नहीं मैं तो यहाँ खुश हूँ, माँ के पेट में मुझे नींद भी पूरी हो रही है, खुराक भी मिल रही है। आप कहते हैं नहीं यार, तुम्हें नींद जब तुम यहाँ दुनिया में आओगे ना, तो यहाँ पे यार मैट्रेसेस बड़े अच्छे अच्छे आए हुए हैं, यहाँ स्प्रिंग मैट्रेस भी है, वाटर बेड भी होता है, कुछ मैट्रेसेस 4-4, 5-5 लाख वाले भी होते हैं, तो तुम्हें एक डिफरेंट लेवल मिलेगा। वो उसको समझ में नहीं आ रही आप क्या बात कर रहे हैं, आप उसको देखा ही नहीं ना, उसके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं है। आप उसे कहते हो खुराक तुम्हें मिलेगी, हाँ खुराक तुम्हें यहाँ मिल रही है, लेकिन यहाँ पे यार आपको पता है यहाँ जो बुफे लगे हुए हैं आजकल रमज़ान के महीने में, आप जाएँ वहाँ पे स्वीट डिश अलहदा है, वहाँ पे जो है सैलड्स अलहदा है, फलां, वो नहीं समझ पा रहा आप क्या कह रहे हो। बिल्कुल इससे बढ़कर ये बात है कि जन्नत के मामले में जो अल्लाह ताला ने बातें की हुई ना, वो सिर्फ आपकी और मेरी अकल जो कि छोटी सी महदूद है, उसके मुताबिक बताया गया कि भाई तुम्हें ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। लेकिन असल चीज़ जो है ना वो यही है, ना किसी आंख ने देखी, ना कान ने सुनी, ना आप उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेट इट बी नोन। अच्छा, अब जो दर्जात की बात है, क्या वहाँ पर भी दर्जात होंगे? बिल्कुल होंगे जी, और बाज़ रिवायात के मुताबिक और उलमा के मुताबिक दर्जात उतने ही हैं जितनी कुरान की आयतें हैं। क्योंकि एक हदीस में आता है कि एक जो कुरान का हाफिज़ है ना, उसको ये कहा जाएगा कि कुरान की आयतें तिलावत कर और हर आयत पर तू एक रैंक बढ़ता जा बढ़ता जा बढ़ता जा, और सबसे जो आला है वो अल फिरदौस है, और फिर फिरदौस अल आला है, और उसके ऊपर मकाम महमूद है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक्सक्लूसिव है। ठीक है, अच्छा, जिस तरह आप ऊपर जाएंगे ना, ये समझ लें कि एक ट्रायंगल की तरह निचले लेवल पे लोग अवाम का समुंदर है, आहिस्ता आहिस्ता कम 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 कम, और मकाम महमूद में सिर्फ एक बंदा है। और समझने के लिए जन्नत का पेंट हाउस, हाँ, इट्स द पेंट हाउस स्वीट, इट्स द बेस्ट वन। एंड वो, अच्छा, अब एक सवाल एक और मैं आपके लिए खुद ही पूछ देता हूँ, वो ये है कि अगर लेट्स सपोज आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, चले आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आप माशाल्लाह बहुत नेक थे, ठीक है, आपने बहुत काम किए, आप तो पहुँच गए बहुत टॉप के लेवल पे पहुंच गए, अल फिरदौस तक पहुंच गए, आपके बच्चे बीवी जो है ना वो एक निचले लेवल पे, तो अब क्या होगा?
यानी आम हालात में तो देखिए किसी रेस्टोरेंट में सॉरी अगर किसी होटल में आपने बुकिंग कराई हुई है और आप कहते जी हम लोग 15 फैमिली मेंबर ने बुकिंग कराई थी, आपने बहरहाल 1-2 कमरे ज़रा वीआईपी करा लिए, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा जी वो वीआईपी वाले सॉरी आपने कहा जी हमने तो सारे वीआईपी कराए थे। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन आपके तो ये इकोनॉमी के रूम बुक हुए हैं। तो वो ये नहीं कहेंगे कि चले हम आपके 2 जो कि वीआईपी हुए थे उसके बदले सारों को वीआईपी में कर देते हैं। वो कहेंगे यार आप बराए मेहरबानी नीचे आ जाए, उनको हम वहाँ पर नहीं भेज रहे। लेकिन जन्नत में उल्टा हिसाब है, जन्नत में जो वीआईपी में पहुँच गया ना वो अपने साथ बाकियों को भी पूरी फैमिली को ले जा सकता है। और यानी कि क्योंकि अल्लाह ताला रहमान रहीम हो कहेंगे वो उसकी चाहत है ना, वो कहेगा या अल्लाह मैं इधर वीआईपी में हूँ, मेरे वालिद मोहतरम निचले लेवल पे, या अल्लाह ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, या अल्लाह प्लीज़ मैं सिफारिश करता हूँ उनके लिए, और फिर अल्लाह भी चाहेगा तो आप भी चाहेंगे। लेकिन ये मामला सिर्फ उन दर्जात के लिए है या मामला उस पर भी है कि एक फैमिली मेम्बर जो पहुँच गया जन्नत में, वो कहे कि अगर कोई फैमिली मेंबर खुदा ना खास्ता दोज़ख में चला गया तो वो उसको बुला पाएगा, सिफारिश कर पाएगा? ये देखें जो सिफारिश है ना, ये अल्लाह ताला और अल्लाह के बंदे के बीच में ये जहन्नम वाली सिफारिशें जो है ना ये मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भी चचा अबू लहब के बारे में सिफारिश नहीं कर पाएंगे, और भी बाकी दीगर जो लोग हमारे नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे की सिफारिश नहीं कर पाएंगे, इसी तरह से लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी की सिफारिश नहीं कर पाएंगे। यानी वो लोग जो कि हालत कुफर में मरे हैं, क्योंकि अल्लाह का एक और कानून भी है ना कि जो इंसान शिरक करके मरा है वो अल्लाह ताला से कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो उससे कम में वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला जिसको चाहेगा बेहतर जानता है और फैसले भी उसी के अल्लाह बेहतर फैसले कर सकता है। ठीक है राजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। रमज़ान और हम का हमारा सेगमेंट क़ससुल अंबिया, जिसमें हम गुज़श्ता 2 नशिस्तों में बात कर रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, कलीमुल्लाह हज़रत मूसा, उनकी तबलीग, उनकी कोशिशों के बावजूद जिस तरह फ़िरौन के तकब्बुर, उसका जुल्म और सितम, उसमें कोई कमी नहीं आई, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को हिजरत करने का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खून का प्यासा फ़िरौन जब उनके पीछे आया दरिया में गर्क हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम बनी इसराइल ने फिर भी सरकशी छोड़ी नहीं, सामरी के सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी। यानी अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा था बनी इसराइल का रहने वाला एक एक शख्स। तो जब हमने कल यहाँ तक गुफ्तगू की, आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। स्कॉलर डॉक्टर खुर्रम इलाही साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, मज़ीद चैलेंजेस क्या रहे फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में? पहला बड़ा चैलेंज तो ये था कि बनी इसराइल की कौम जिसको आज़ाद करवाया गया, फ़िरौन की कैद से उनको रहा कराया गया, उनको खादिम के बजाय उनको एक पूरी इलाका उनके स्पुर्द किया गया, एक शरीयत उनके हवाले की गई, उन्होंने मनो सलवा की भी नाशुक्रगुजारी की, उन्होंने वापस से बुतों की पुरस्तिश के लिए कहा, उन्होंने कहा कि हमें एक बछड़ा चाहिए, हालांकि वो अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा अपनी हदायत देना चाह रहे थे, शरीयत देना चाह रहे थे। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बहुत चैलेंजिंग भी था, बहुत अफसरदा भी उनको किया, हत्ता कि आपने अपने भाई को डांटा और कहा कि तुमने क्यों लोगों का ख्याल ना किया। तो वहाँ से बात समझ आती है कि बनी इसराइल वाले बहुत शरीर थे और वो कोई ना कोई शरारत में लगे रहते थे कि उन्हें बातें ना माननी पड़े। ऐसे एक वाक़या हुआ जो हमें बताता है कि वो बिल्कुल भी मानने को तैयार ना थे। एक आदमी ने अपने चचा का कत्ल कर दिया उसी बनी इसराइल की कौम में, और उसके बाद उसने लाश उठाकर कहीं और फेंक दी। अगले दिन वावेला मच गया, और यहाँ पर वो मशहूर वाक़या आता है कि अल्लाह ताला ने कहा कि आप एक गाय ज़िबा करके रखें और उसी का गोश्त जब वो उस मुर्दा पे लगेगा तो वो उठ जाएगा और बताएगा कि किसने उसको कत्ल किया। तो वहाँ बनी इसराइल वाले फिर वही हीलो वसीलों में पड़ गए, उसका रंग क्या होगा, उसका कद कितना होगा, उसकी उम्र कितनी होगी, और तमाम लोग यही कहते हैं कि वो ये बात ही एक्चुअली वो सिर्फ वो भार नहीं उठाना चाहते थे उस शरीयत का, उन अहकामात का जो मूसा अलैहिस्सलाम उनको देना चाहते थे। ये तो एक बात होगी कि उन्होंने मनो सलवा की भी नाशुक्रगुजारी की, बुत परस्तिश भी की, गैर ज़रूरी सवालात और पेचीदगियों में भी पड़े। इसके अलावा वो जहाद से भी बहुत ज़्यादा घबराते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि देखो हम यहाँ ये जो कोहे तूर के पास हैं ये हम प्रोविजनली थोड़े अरसे के लिए हैं, हमें अपने असल देश की तरफ जाना होगा, लेकिन वहाँ पर एक कौम पहले से आबाद थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 लोगों का गिरोह भेजा कि तुम वहाँ जाके देख कर आओ कि वहाँ एक इमालका नामी कौम है जो रह रही है, उसका देख कर आओ कि वो कितने पावरफुल हैं। वो लोग देखने गए तो उन्होंने देखा, उनको शायद थोड़ा वहाँ पर मारपीट भी हुई कि वो तो बहुत ताकतवर है। उन्होंने आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये बात बनी इसराइल वालों को मत बताना, ये ग़ुलाम रह रहा है कि इनके अंदर से वो बंदा मोमिन का हाथ वाली क़ुव्वत जा चुकी है, इनके हाथों की सख्ती ख़त्म हो चुकी है। अब ये हाथ सिर्फ किसी की खिदमत कर सकते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं उठ सकते, और अल्लाह के लिए तो बिल्कुल नहीं उठ सकते। तो बनी इसराइल वाले बिल्कुल सेल्फिश हो चुके हैं। और ऐसे ही हुआ, आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको कहा तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं कि अब ये जहाद कर सकेंगे, आप जानते हैं कि हम कमज़ोर हो चुके हैं। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बात फरमाई कि रसूल करीम ने भी फिर बार बार बताया कि तुम जानते हो ना वो कि बनी इसराइल वालों को फिर अल्लाह ने
40 सालों तक का तुम भटकते रहो। अब भी जो कहा जाता है ना, दैट ज्यूज़ आर स्प्रेडेड अक्रॉस द वर्ल्ड, और वो उस मुकाम पर इसलिए नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि वो उस वक्त के जहाद से खौफजदा थे और उसको उस तरह लेकर आगे ना चले जैसे अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था। तीसरा इंटरेस्टिंग बात जो हमारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कसस का बहुत अहम हिस्सा है बनी इसराइल वालों के अंदर से ही, वो है कारून का वाक़या। आप देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को भी शिकस्त दे दी, सामरी जादूगर को भी दे दी, अब कारून आमना सामना है। कारून जो है ये इनका चच्चाजाद भाई था, ये तौरात की बहुत खूबसूरत किरत किया करता था। इसके अलावा जो 70 लोग माफ़ी मांगने के लिए कोहे तूर की तरफ ले जाए गए थे उनमें भी शामिल था, यानी बहुत नेक आदमी था। और आपको पता है ना कि नेकी सिर्फ ज़िम्मेदार लोगों के ऊपर ही एहसान बनती है, गैर ज़िम्मेदार लोग इससे भी गुमराह हो जाते हैं। वो नेकी तब तक ही नेकी है जब तक आपको इसका इल्म ना हो, वरना ये घुमंड ज़रूर बनती है। और ऐसे ही हुआ, आखिरकार कहते हैं कि इसके पास कोई ख़जाना हाथ लग गया जिसकी बारे में आता है कि उसकी कुंजियाँ कुरान मजीद में जिक्र है, इतना है कि कई लोग उठाते थे, कई जानवरों पर रखी जाती थी, इतनी ज़्यादा कुंजियाँ इसके पास थी। और आखिरकार इसको वही बात हुई कि अमीर होने के साथ साथ इसको ये एहसास हुआ कि दुरुस्त भी कहता है। तो ये अब वैसे आजकल भी बहुत ज़्यादा है कि हर अमीर आदमी को ये लगता है कि वो आलिम भी साथ ही हो गया। तो इस बात के अंदर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आमना सामना हुआ तो उन्होंने जब उसके ख़िलाफ़ बद्दुआ की, कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो और अल्लाह की बात क्यों नहीं मानते और ख़ुसूसन ज़कात क्यों नहीं देते, और वो माल का नशा उसको चढ़ चुका था, उसने नहीं दिया। तो कारून ने कहा कि ठीक है, फिर आप मेरे ख़िलाफ़ जो कर सकते हैं कर लें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद, बल्कि बद दुआ के बाद, वो ज़मीन में धंसना शुरू हो गया और तमाम लोग उससे दूर हो गए। 2-3 लोग सिर्फ उसकी हमायत में खड़े रहे, वो भी साथ ही धंसते रहे। उसने वहाँ पर एक मशहूर बात की कि मुझे लगता है कि आप मुझे ज़मीन में धंसा रहे हैं ताकि मेरी दौलत आपके हिस्से में आ जाए, आप अमीर होना चाहते हैं। इसीलिए फिर कारून की दौलत भी कहते हैं कि उसके साथ ही ज़मीन में धंस गई। और शायराना तौर पर लोग कहते हैं कि जो गंदुम येलोइश कलर की ऊपर आती है, ये उस ख़जाना इतना वसी है ज़मीन में दबा हुआ कारून का, जिसकी वजह से गंदुम आज भी जब लहलाती है तो वो गोल्ड कलर की, मतलब शायराना तौर पे समझाने के लिए कहते हैं। ठीक। समझने की बात इस वाक़े में ये थी कि कारून तौरात का कारी था और बहुत खूबसूरत आवाज़ में पढ़ता था, मूसा अलैहिस्सलाम का चच्चा ज़ात था, नेक लोगों में इसका शुमार होता था, लेकिन वो राह रास्त पर ना आ सका। यहाँ से हमें एक और बात समझ आती है कि अक्ल अगर बहुत ज़्यादा उसको हम्बलनेस ना सिखाई जाए तो वो मगरूर का तोहफ़ा जहेज़ आपके घर ले आती है और फिर आप कहीं के नहीं रहते। ऐसा ही वाक़या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। जब एक दिन लोगों ने पूछा कि मूसा आप बताइए, आपसे ज़्यादा कोई अक्लमंद है? तो उन्होंने कहा नहीं। वहाँ पर अल्लाह ताला ने फिर उनको याद कराया कि नहीं मूसा, आपसे भी अक्लमंद 2 दरियाओं के मिलने के मकाम पर एक आदमी है जो कि बहुत ज़हीन है और आप उसके इल्म से कभी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की और आप चल दिए। उन्होंने कहा मैं कैसे पहचानूंगा? अल्लाह ताला ने कहा कि आप साथ एक मछली रख लीजिए, वो मछली जिस मकाम पर आपकी उस बास्केट से निकल कर बाहर जाएगी तो समझ लीजिए कि वही मुकाम है जहाँ पर आपको वो दाना आदमी मिलेगा, मख्फी उलूम वाला आदमी मिलेगा, एसोटेरिक आदमी मिलेगा। और वो थे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने एक बंदा कहा है। खिज़र कहते हैं हरियाली को, वो जहाँ बैठे होते थे और जब उठते थे तो वो ज़मीन या वो जो मिट्टी है वो वहाँ पर घास आ जाती थी और अगर घास जली हो तो वो ग्रीन हो जाती थी। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे मकाम पर जाते हैं और हज़रत वहाँ पर वो मछली वाला वाक़या हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि वो दरवेश जो चादर बांधे बैठा है यही छुपे हुए उलूम का बादशाह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, पैगम्बर वक्त हूँ, अल्लाह ताला से कलाम करता हूँ, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ कि आपके पास कौन सा इल्म। उन्होंने कहा मूसा तुम नहीं सीख पाओगे, हमारा इल्म सब्र मांगता है। ये बहुत ही बड़ी और गहरी बात है। हम फौरी तौर पर समझी हुई बात को दुरुस्त समझ के फ़ौरन उससे नताइज अख़ज़ कर लेते हैं और बड़े लोग इस तरह नहीं करते। वो बहुत देर उस सच को वक्त के धारे में चलते हुए उबलते हुए देखते हैं कि ये सच जो मुझे अभी सच लग रही है ये लॉन्ग रन में कैसा होगा। तो उन्होंने कहा ये साबरीन की गेम है, आप इतनी जल्दी करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। आज की सही बात कल की गलत बात होगी, पटोलमी की सही बात कपरनिकस रद्द करेगा, कपरनिकस की सही बात जेम्स वेब गलत करेगी। तो ये हमारे सामने साइंसी दुनिया में भी ऐसे होता है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप एतबार रखिए, मैं इंशाअल्लाह साबिर रहूँगा। उन्होंने कहा चलें चलते हैं। और ऐसा ही हुआ, आप दोनों ने अपना सफ़र शुरू किया। आप दोनों कश्ती में बैठ के जा रहे थे। थोड़ी दूर जाके जब वो जगह आने वाली जहाँ पर उतरना था तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सुराख करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने सुराख करना शुरू किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने साथी का कह रहे ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैंने आपको कहा था कि आप नहीं चल पाएंगे, लेकिन अभी छोड़िए।
आखिरकार वो और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं तो वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनमें से एक बच्चे को हलाक कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। यहाँ पर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते और उनसे दोबारा पूछते आपने क्या किया। वो कहते हैं मैं आपको बार बार मना कर रहा हूँ, आप नहीं समझ पाएंगे। ये एसोटेरिक गेम्स हैं, ये आपकी ये मख्फी उलूम है, ये ज़ाहिर के उलूम नहीं, ये छुपे हुए उलूम, बातिनी उलूम है, ये ग्रेटर ट्रूथ के लिए हो रहे होते हैं जिनके आप नहीं समझ सकते। वो फिर वही बात कि आप तो ज़ाहिर की आंख का तमाशा देख रहे हैं, ज़ाहिर में बस कुछ बच्चे हैं, हम तो वो भी देख रहे हैं कि सदियों बाद क्या होगा। तीसरे नंबर पे ऐसे हुआ कि वो फिर वो एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर लोग उनकी बिल्कुल मेहमान नवाजी नहीं करते, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक टूटी हुई दीवार को बनाने लग पड़ते और कोई उजरत तलब नहीं करते। और वहाँ से चलते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप तो दे नेवर ग्रीटेड अस गुड, उन्होंने कोई मेहमान नवाजी नहीं की, आपने बग़ैर उजरत तलब की एक दीवार बना दी। वहाँ पे उन्होंने कहा अरे कि भाई अब बस अब हमारी राहें अलहदा होंगी और मैंने तुम्हें कहा था हमारा इल्म सब्र मांगता, ये फौरी वो लालच के अंदाज में नहीं है कि फ़ौरन जानो और फ़ौरन उगल दो। उन्होंने कहा मैं तुम्हें थोड़े राज बता दूं जाने से पहले कि वो जो कश्ती में मैंने सुराख किया था, आगे एक जालिम बादशाह खड़ा लोगों की जो कश्ती हैं उन्हें उन पर कब्ज़ा कर रहा था, और जो कश्तियाँ अपनी बेटर हेल्थ में होती थी उन पर कब्ज़ा कर लेता था, और मैं नहीं ये चाहता था कि इनकी कश्ती इनसे दूर हो जाए। और बच्चा जिसको मैंने हलाक किया वो बड़े होकर बहुत शरीर, नादान और कुफ्र करने वाला बनता। अपने माँ बाप, इसके माँ बाप बहुत नेक हैं, ये उनके ऊपर बोझ बन जाता, उनकी कब्र के अंदर भी मुश्किलात इसकी वजह से आती हैं। उसको मार दिया गया, अल्लाह उन्हें एक नेक और बेहतर और साले औलाद देगा। और तीसरे नंबर पर ये जो दीवार थी, इसके नीचे ये जो टूटी गिरी पड़ी थी, इसके नीचे कुछ ट्रेयर छुपा हुआ था, ख़जाना था जो एक यतीम बहन भाई का था, जो भी बहुत छोटे हैं। वो मैंने दीवार जल्दी से बना दी ताकि जब वो बड़े हो जाएं तो वो वहाँ से ले सकें। यहाँ पर फिर अल्लामा का एक छोटा सा शेर, गुज़र जा अक्ल से आगे कि ये नूर चरागे राह मंजिल नहीं है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्मी महफिल नहीं है। गुज़र जा अक्ल से आगे कि ये नूर, वाह। अक्ल टॉर्च है जिसको चीज़ पर जलाओ तो चीज़ों की निशानदेही करती है, अक्ल डेस्टिनेशन नहीं है, अक्ल मंजिल नहीं है। इसलिए अल्लाह वाले एक दफ़ा ज़ाहिर की आंख से देखते हैं, दो दफ़ा दिल की आंख से देखकर हिसाब लगाते हैं कि इस मंज़र में क्या होगा। और आप देखिए हम अपनी ज़िंदगियों में माजी में जाके बड़े से बड़ा गम उठाए, हम जो उठाते हैं तो हमें एहसास होता है कि अच्छा अल्लाह ने इस बेहतरी के लिए मुझे इस गम में डाला था, अल्लाह ने अच्छा किया, मुझे उस लम्हे वो तोहफा ना लेने दिया। समझ बाद में आती मुझे है, हमें समझ बाद में हम मलामत कर रहे होते हैं, ये हमें वो एजाज़ अल्लाह ने जल्दी क्यों ना दी। अगर जल्दी मिल जाता तो शायद उसकी वो कदर ना होती, लोग मुझ पर शक करते। तो अल्लाह ताला कुछ चीज़ें आपसे वापस लेते हैं। अल्लामा का बहुत मशहूर बात है, अल्लाह ने इंसानों को गम दिया क्योंकि अल्लाह चाहते थे इंसान ही पूरी कायनात देखें। तो जो जल्दबाज होता है, जैसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, वो कभी नहीं समझ पाएगा कि ये जो छोटे छोटे नुकसानात, छोटी छोटी मुश्किलात, छोटी छोटी बीमारियाँ आती हैं, इनके पीछे लार्जर ट्रूथ या ग्रेटर ट्रूथ क्या होता है। तो ये बात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को समझाने की कोशिश की कि एक ज़ाहिर की दुनिया है और एक बातिन की दुनिया, और बातिन की दुनिया के जो एक दाना ज़हीन और एक आलिम जिनसे हज़रत मूसा की मुलाकात हुई, उनका नाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम था। तो इस तरह हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा 3 किस्तों में मुकम्मल किया। और आप देखिए कि फ़िरौन, सामरी, कारून और कई इंटरेस्टिंग शख्सियात से वो मिले, अल्लाह से कलाम किया, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं जो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। हर चीज़ में सीखने के लिए कुछ ना, हर वाक़या में कुछ ना कुछ। और ऑब्वियसली अभी तो एक खुद से भी ज़ाहिर है आप सब अपनी रिसर्च भी ज़रूर करें, कोई नई चीज़ हो वो हमें ज़रूर सिखाएं, क्योंकि इतने कम वक्त में इतनी बड़ी स्टोरी को शेयर करना ज़ाहिर है नामुमकिन सी बात है। जितना हमसे हो सका उतना आप सबसे हमने शेयर भी किया। भाई बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। कुछ एनर्जेटिक किस्म के सेगमेंट्स हम भी लेके आते हैं, आपकी एनर्जी को दोबाला करते हैं। बुलंदो वाला बहुत कुछ खाया, बुलंदो वाला पहाड़ों पर चढ़ना हो या खूबसूरत कुदरती मनाजिर और जिंदगी की तल्ख हकीकतों को उजागर करने के फनपारे बनाने का हुनर हो, खुदा किसी को ज़ाहिर है ये चीज़ अता करता है। लेकिन अगर ये दोनों हुनर एक साथ किसी इंसान के पास हो जो बिनाई से महरूम हो, लेकिन ये एक मौजज़ा ही लाया जा सकता है। और हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें देखकर अगर ये मतलब ये देखा जाए कि ज़ाहिर है उनके कोते बिसारत से महरूम है, लेकिन एट द सेम टाइम दैट्स द पॉइंट कि किस तरह से वो फनपारे बनाती हैं, डिफरेंट आर्ट वर्क क्रिएट करती हैं, कैसे पहाड़ों पर जाती है, किस तरह से अपनी ड्रीम्स को वो पूरा कर रही है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ज़रीना हसन की, जो बिनाई से महरूम के बावजूद ज़बरदस्त कोई पैमा है
और मुख्तलिफ पहाड़ियों को इन्होंने सर किया है। तो आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर साहब। इस्लामाबाद की मार्गला से लेकर स्कर्दू के पहाड़ में सर किए, आपने जर्नी तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये जो हादसा पेश है जिससे बिनाई चली गई, हम ज़रूर चाहते हैं इस बीमारी से मुतालिक डिटेल से बताइएगा। बीमारी है ग्लोकोमा, आंखों की मर्ज़ है, इसको ग्लोकोमा बोलते हैं, मेरे ख्याल में काला पानी शायद कहते हैं आम फहम लुगत में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो आंखों का प्रेशर होता है जैसे ब्लड प्रेशर होता है, तो आंखों में भी एक वो पानी होता है, उसका एक ख़ास प्रेशर है। तो वो जब बहुत हाई हो जाता है, मेरी आंख बहुत ज़्यादा वो पानी बनाती है, तो जब बहुत हाई हो जाता है तो पीछे जो आंखों की नस होती है, ऑप्टिक नर्व जिसको कहते हैं, जो आंख को दिमाग के साथ कनेक्ट करती है, जैसे बिजली की तार समझ लें, तो वो जल जाती है। तो मेरी दोनों आंखों की वो जो है नसें, ऑप्टिक नर्व्स, वो डैमेज हो चुकी हैं, तो इसलिए मैं देख नहीं सकती। डायग्नोसिस तशख़ीस जो है 2010 में हुई थी, 2010 में, और जिस वक्त डायग्नोज हुई थी तो जो लेफ़्ट आंख है, उल्टी आंख, उसमें मैं बिनाई उस वक्त खो चुकी थी। जब भी मैं गई मालूम करने की क्या हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशंस हुए और मालूम हुआ कि ग्लोकोमा है। तो फिर 5 साल बाद जो दाई आंख है, राइट, उसमें भी बिनाई डॉक्टर साहब ठीक है, मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन साथ साथ ये भी बताइएगा कि कैसे फिर आपने इसके बाद पढ़ाई अपनी मुकम्मल की और किस तरह से ये सफ़र रहा। नहीं जी, मेडिकल ग्रेजुएट तो मैंने 1997 में 97 में ग्रेजुएशन की MBBS पे। मैं मास्टर्स के लिए इंग्लैंड चली गई, लंदन इंपीरियल कॉलेज से मैंने मास्टर्स किया वायरोलॉजी में। 2000 में मैं वापस आई, PhD के लिए वापस जाना था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ पर्सनल फैमिली कमिटमेंट्स के वजह से मैं फिर रुक गई पाकिस्तान में और आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल ज्वाइन किया। वहाँ मैं PhD स्टूडेंट भी थी, फैकल्टी मेंबर भी थी, रिसर्चर भी थी। फिर अगेन मेरे पहला बेटा हुआ, सो फैमिली कमिटमेंट्स के लिए वजह से मैं फिर आपने इसको जारी भी रखा। लेकिन जो आप करती हैं, जो आर्ट क्रिएट करती हैं, वो कैसे करती हैं डॉक्टर साहिबा? आर्ट यही प्रोसेस है ना जी, जैसे मुझे ज़िंदगी रिक्रिएट करनी पड़ी। इट्स बीन अ जर्नी ऑफ रीबर्थ कह लें। तो 2017 में 2017 आई स्टार्टेड पेंटिंग, सेल्फ टॉट, अपने आप को खुद को सिखाया। स्केचिंग, ड्राइंग मेरी हमेशा बहुत अच्छी थी स्कूल कॉलेज में। पेंट आर्ट को मैं हमेशा अप्रिशिएट करती थी, मगर ख़ुद कभी पेंटिंग की नहीं थी। तो जब बिनाई चली गई, इस्लामाबाद शिफ्ट हुई, हाइकिंग स्टार्ट की, ट्रैकिंग स्टार्ट की। जब ज़ीरो विजन हो गया तो कर तो रही थी, मैंने छोड़ी नहीं हाइकिंग ट्रैकिंग। आवाज़ें आती थी, हवा चलती थी, चिड़िया, यू नो, टचिंग द रॉक्स एंड ऑल। तो फिर लिखना भी शुरू किया। देयर इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज Amazon पे मेरी किताब है। और नेचर देखें, इस तरह नेचर किस तरह से हील करता है इंसान को, बड़ा ये ज़रूरी भी होता है। ये सब कुछ तो ज़्यादा कर भी लिया, करती भी आ रही हैं। अभी आगे के क्या गोल सेट किए हैं, क्या प्लान्स हैं? Double doctor to pursue and complete my PhD. इंशाल्लाह। Both in the field of medicine and art. एक रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश किया अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में, जहाँ मैं गैजेट्स लाई, असिस्टिव डिवाइसेस, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिसकी कम बिनाई है, ज़्यादा, जो कम्प्लीटली बाइंड है, सारे अपने लेवल ऑफ डिसेबिलिटी के हिसाब से। जो मटीरियल टेक्स्ट में है, कोई भी किताब, कोई भी रिसाला इन प्रिंट, उसको इलेक्ट्रॉनिकली मैग्नीफाई भी कर सकते हैं, एंड टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन से रीड आउट भी अपने लिए कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा। नेशनल लाइब्रेरी में F7 में ये सब जो हैं डिवाइसेस मौजूद हैं। और इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रही हूँ, स्पेशली जब कराची माशाल्लाह, ज़ाहिर है ये काम वही करता है जिसने बेयर किया होता है, जिसने इसको महसूस किया होता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ आज की ट्रांसमिशन से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।